वह है एलिस इन बॉर्डरलैंड। दोस्तों, आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा सीजन एक ही वीडियो में कवर कर लिया है ताकि आपको हर एपिसोड के लिए इंतजार न करना पड़े। तो इससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करूं, आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट यह है कि अचानक इस दुनिया के लोग गायब हो गए हैं सिवाय कुछ लोगों के, और बचे हुए लोगों को बहुत ही खतरनाक और बदतर गेम्स खेलने पर मजबूर किया जा रहा है। और हर गेम जीतने पर उनकी जिंदगी का वीजा कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है, और अगर हार गए तो लाइफ का वीजा खत्म हो जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। अगर लाइफ वीजा को एक्सटेंड करना है तो गेम खेलते रहना होगा, और अगर कोई गेम न खेले तो उसकी वीजा के खत्म होते ही आसमान से एक लेजर उस पर अटैक करके उसको मार डालेगी। अब इस तरह की बेरहम दुनिया में हमारा हीरो और उसके साथी फंस गए हैं। वे नहीं जानते कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन वे रोज मौत से जूझकर डेंजरस गेम खेल रहे हैं ताकि जिंदा बचे रहें। और इसी दौरान वे हर पल कोशिश करते हैं कि इस डेंजरस दुनिया से बचकर बाहर निकलें और उस मास्टरमाइंड का पता लगाएं जिसने गेम को बनाया है और जो उनको कठपुतली की तरह नचा रहा है। और हर पल ट्विस्ट और थ्रिल को एक्सपीरियंस करके आप स्क्विड गेम को तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 के सारे एपिसोड्स, और वो भी ऑल इन वन वीडियो माय फ्रेंड्स। तो पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में अरिजू नाम के लड़के को दिखाते हैं। अरिजू एक एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट गेमर है। उसने दुनिया के सारे गेम्स खेले हैं, और इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसकी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है उसकी फैमिली जो उसको हमेशा इग्नोर करती रहती है। उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है कि वो काम का ही नहीं है, और इस रोज की घिटपिट से तंग आकर बेचारा अरिजू बाहर चला जाता है। लेकिन उसके दो फ्रेंड्स हैं जो उसे फैमिली से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक का नाम है करूबी, जो अपने बॉस की वाइफ को चिढ़ाने की वजह से बॉस की मार खाकर बाहर आ गया है, और दूसरा फ्रेंड है छोटू, जो अपनी और अपनी फैमिली की गरीबी मिटाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा होता है। अब इस तरह तीनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन तीनों की जिंदगी में सिर्फ एक ही खुशी है, और वो है तीनों की फ्रेंडशिप। और जब भी ये तीनों यार मिल बैठते हैं तो खूब मजे करते हैं। अब एक दिन में मजे से ट्रैफिक के बीच में हंसते खेलते एंजॉय कर रहे होते हैं, और तभी वे देखते हैं कि जलती धूप में आसमान में फायरवर्क्स हो रहे हैं। इतने में इनकी वजह से एक एक्सीडेंट होता है और पुलिस भी आ जाती है, और फिर तीनों पुलिस से डरकर भागते हैं और एक टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं। और बहुत देर अंदर रहने के बाद अचानक वहां पर पावर कट भी हो जाती है और सबके मोबाइल फोन्स भी ऑफ हो जाते हैं। वे बाहर निकलते हैं तो जगह एकदम सुनसान दिखती है। वहाँ एक भी इंसान नहीं होता और कार्स खड़ी की खड़ी रहती हैं, और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो चुकी है। इनकी समझ में कुछ भी नहीं आता, इसलिए ये तीनों अलग अलग जाकर चेक करते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन उनको एक भी निशान नहीं दिखता। अब इस शौक में होते हैं कि आखिर हुआ क्या है और हो क्या रहा है। और इतने में रात हो जाती है, और तभी एक बिल्डिंग की दीवार लाइट से भर जाती है। उसमें लिखा होता है कि अब गेम शुरू होगा और तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है। नीचे एक एरो दिखाया जाता है। ये लोग उस एरो की दिशा में जाते हैं और एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो लाइट से सजी हुई होती है। उस पर गेम बिल्डिंग करके लिखा होता है। इनके पास अंदर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वे अंदर जाते हैं। एंट्रेंस पर एक BMW कार होती है 523D, और ऐसी शानदार कार दिखे तो हर कोई देखता ही रह जाएगा। और फिर अरिजू भी इस कार को देखते हुए अंदर जाता है। अंदर जाते ही एक लेजर लाइट पड़ती है, लेकिन इनका ध्यान उस पर नहीं जाता। वहाँ कई सेलफोन्स रखे होते हैं, और जैसे वो एक फोन उठाता है तो उसमें इनके फेस रिकॉग्निशन होने लगता है, और मैसेज आता है कि गेम इज रेडी और 2 मिनट में गेम शुरू होगा। उस फोन में चार्ज होता है लेकिन सिग्नल नहीं होता, उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं। और फिर तीनों इस अजीब गेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी शिबुकी नाम की एक लड़की आती है, और तीनों सोचते हैं कि चलो शुक्र है हमारे अलावा कोई और भी तो जिंदा है। लेकिन शिबुकी आकर छोटू को ID कार्ड निकालती है और लेजर में फेंक देती है, और फिर लेजर के लगने से ID कार्ड में एक होल हो जाता है। अब शिबुकी कहती है कि बाहर जाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हो, इसलिए गेम खेले बिना बाहर नहीं जा सकते, और अगर गए तो मारे जाओगे, समझे। अब इस तरह वो उनको बहुत ही डराती है। और तब एक स्कूल गर्ल अंदर आने लगती है, और ये लोग चिल्लाते हैं कि अंदर मत आओ, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती है और कहती है कि शुक्र है तुम लोग भी जिंदा हो। ये कहते हैं कि पागल लड़की, हम इतना चिल्ला रहे हैं फिर भी तुम अंदर क्यों आ गई, कहीं तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी क्या। अब वो भी एक फोन उठा लेती है। गेमर टाइमर अब 0 दिखाता है और गेम शुरू। एक 3 ऑफ क्लब्स कार्ड दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि ये डिफिकल्टी लेवल 3 है। गेम का नाम है डेड और अलाइव। अब एक रूम में 2 डोर्स होंगे और इन्हें सही डोर्स खोलकर बाहर जाना होगा। ठीक टाइम पर इन्हें सही डोर को चुनना है। अगर गलत डोर को चुना या टाइम ओवर हो गया तो ये लोग मारे जाएंगे। अब टाइम स्टार्ट होता है और इनके पास सिर्फ 2 मिनट है। सभी टेंशन में होते हैं कि करें कैसे, और फिर सभी एक लिफ्ट में चढ़ते हैं जो उनको दूसरे रूम तक पहुंचाती है। रूम्स में 2 डोर्स हैं, एक पर लिव और दूसरे पर डेथ लिखा हुआ है। वक्त बड़ी तेजी से निकल रहा होता है और अरिजू को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन छोटू को ये बहुत ही थ्रिलिंग लगता है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। शिबुकी इनको जल्दी से गेम खेलने को कहती है और कहती है कि लिव वाला डोर खोलो। इन्हें उस पर शक होता है और कहते हैं कि तुम खुद ही क्यों नहीं खोलती, और इस बात पर इनमें आर्ग्यूमेंट होने लगती है। और अचानक वहां से धुआं निकलता है और फिर स्कूल गर्ल डर जाती है। एकदम वो लिव वाला डोर खोलकर एक कदम अंदर रखती है और लेजर उसके सर को चीर देता है और बेचारी स्पॉट पर ही जलकर राख हो जाती है। अब तीनों शॉक में खड़े रहते हैं कि कुछ तो लोचा है। टाइम बहुत ही कम है, अगर ये डोर गलत है तो दूसरा सही होगा। इसलिए वे डेथ वाले डोर को खोलकर दूसरे कमरे में जाते हैं और पूरे कमरे में आग लगी होती है। और अब इन्हें गेम की सीरियसनेस समझ में आ जाती है क्योंकि सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ है।
और शिबुकी इस बार खुद डोर नहीं खोलती। तब केरुबी एरिजू से कहता है कि तुम जितना एक्सपर्ट गेमर ही हमको बचा सकता है। तुमने तो कितने गेम्स और पजल सॉल्व करे हैं, दिमाग पर जोर डालो और सोचो यार कुछ, ये डोर खोलना है हमें। लेकिन अरिजू पत्थर की तरह बिल्कुल खड़ा रहता है और गुस्से में आकर केरुबी उसको एक पंच करता है और तब जाकर अरिजू का दिमाग घूम घूम कर एक आइडिया ढूंढ निकालता है। सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं और अरिजू कहता है कि ये ठीक डोर है, मेरा विश्वास करो यही ठीक डोर है। अब चारों उस डोर से बाहर निकलते हैं और जिंदा बच जाते हैं। तब वो अपने ब्रिलियंट ब्रेन का डेमो देते हुए कहता है, इस बिल्डिंग के बाहर एक BMW कार खड़ी थी जिसकी लेंथ 4 मीटर और 9 सेंटीमीटर है। यहाँ के लिफ्ट के पास मैंने बिल्डिंग का मैप देखा जो स्क्वायर शेप का था। उस कार की लेंथ और इस रूम की लेंथ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो सोल्यूशन मिल सकता है। मुझे जल्दी एक पेपर और पेन दो। अब पेपर पेन मिलते ही वो अपनी मेमोरी से मैप बनाता है और बताता है कि बिल्डिंग में कितने रूम्स होंगे। पहले रूम से स्कूल गर्ल एक रूम में जाकर मर गई थी, मतलब हमारा रूम पहले रूम के पास वाला रूम नहीं है। और सेकंड रूम को क्रॉस करके हम ठीक रूम में जिंदा पहुंच गए। तो सेकंड रूम में जो डोर नहीं खुला वही डेथ रूम का डोर है और यही है इस गेम की ट्रिक। अब उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वे हर रूम को ठीक तरीके से खोल देते हैं। वक्त निकला जा रहा होता है और अब वे लास्ट रूम में आ गए हैं और यहाँ छुपा हुआ है इस गेम का ट्विस्ट। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इस कमरे में 2 डोर्स होने चाहिए जिसमें से एक इस बिल्डिंग से बाहर का रास्ता होगा, लेकिन वहाँ डोर की जगह दीवार होती है और दूसरी ओर एक डोर होता है जो उस रूम में खुलेगा जहाँ स्कूल गर्ल मर गई थी। अब क्या करेंगे? डर और टेंशन में सभी का पसीना छूट रहा होता है और टाइम बड़ी तेजी से गुजरता है। अब किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि करें क्या। तभी अरिजू के दिमाग की बत्ती चलती है और छोटू से वो वीडियो दिखाने को कहता है जो उसने पहले रूम में रिकॉर्ड की थी। अब गेम फोन्स के 4 ऑप्शन में से एक है वीडियो रिकॉर्डिंग का। वीडियो में वो देखते हैं कि जब स्कूल गर्ल ने फर्स्ट रूम का लीव वाला डोर खोला था तो आगे कोई रूम नहीं बल्कि एक दीवार थी। वो एक डेड एंड था, मतलब ये हमें कंफ्यूज करने के लिए चाल थी। फर्स्ट रूम और इस रूम के बीच एक दीवार है, दरवाजा नहीं, तो इस रूम का सही डोर यही है। और ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और तब उस लास्ट रूम में आग लग जाती है। सबसे लास्ट में छोटू बाहर आता है लेकिन उसके पैर जल जाता है। अब इस तरह वे बड़ी मुश्किल से उस गेम से बचकर बाहर आ जाते हैं और सबकी जान बचाने के लिए वो अरिजू को थैंक कहते हैं। अब वो जगह लगभग पूरी तरह से जलने लगती है और वहां से बाहर निकलकर सभी जरा रिलैक्स महसूस करते हैं। इस गेम को विन करने के लिए इन्हें एक रिवॉर्ड भी मिलता है और वो है एक 3 ऑफ क्लब कार्ड। इसका मतलब है कि अब इन्हें 3 दिन का वीजा मिल चुका है और ये लोग कंफ्यूज होकर सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ जाने का वीजा है। और तभी एक बुजुर्ग आकर कहता है कि अब मैं और गेम नहीं खेलूंगा, मेरा वीजा खत्म हो गया है। और तब ऊपर से एक लेजर आकर उस बेचारे को खत्म कर देती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये वीजा फौरन जाने का नहीं बल्कि जिंदा रहने का वीजा है। अब ये बाहर आकर देखते हैं कि हर तरफ लेजर लाइट्स उतरी भी रहती हैं, यानी हर सेकंड्स किसी न किसी गेमर का वीजा खत्म हो रहा है और वे मर रहे हैं। अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़की लेजर लाइट्स को देख रही है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की मालूम होती है और यही इस सीरीज की हीरोइन उसागी है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में उसागी का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो एक प्रोफेशनल माउंट क्लाइंबर है और अपने पापा के साथ मिलकर माउंट क्लाइंबिंग करती थी। और अब वो इन लेजर लाइट्स को देखकर मनी मन पापा को प्रॉमिस करती है कि मैं आखिरी दम तक जिंदा रहने के लिए लड़ती रहूंगी। अगले सीन में तीनों फ्रेंड्स और शिबुकी को दिखाते हैं जो बिना कुछ जाने किसी तरह से गेम खेल चुके हैं और उन्हें 3 दिन का वीजा मिल चुका है और इन 3 दिनों में उनको पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिर तीनों सेपरेट होकर इसकी रिसर्च में लग जाते हैं। अरिजू हर एक कार को खोलकर क्लू ढूंढने लगता है और एक कार में उसको कई दिनों से सड़ी हुई सब्जियां मिलती है। वो चौंक जाता है क्योंकि कल ही सारे लोग गायब हुए थे और एक दिन में सारी सब्जियां कैसे सड़ गईं। दूसरी ओर करोबी और शिबुकी सुपरमार्केट में घुसकर खाने की चीजें बटोर रहे होते हैं और उस रात पे डिस्कस करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और हम असल में कहाँ हैं। शिबुकी कहती है कि तुम्हारे आने से एक दिन पहले मैं यहाँ आई थी और मैंने एक गेम खेला था जिसमें मैं जीत गई। ओह, जरूर दूसरों की लाइफ खतरे में डालकर तुम खुद बच गई होगी, इसी तरह जीता ना तुमने। और इस तरह वो शिबुकी को चिढ़ा रहे होते हैं। तब कैरोबे पूछता है कि कल ही तो सारे लोग गायब हुए थे और हम यहाँ आ गए और उससे एक दिन पहले तुमने गेम को कैसे खेल लिया, कहीं तुम टाइम ट्रेवल तो नहीं कर रही हो। शिबुकी कहती है कि कहीं हम किसी सिमुलेशन गेम में फंस तो नहीं गए, मतलब वर्चुअल रियलिटी की दुनिया या इमेजिनेशन की दुनिया में। अब अरिजू कहता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो छोटू को चोट नहीं लगती और उसको दर्द भी नहीं होता क्योंकि सिमुलेशन गेम में किसी को दर्द नहीं होता। सच चाहे कुछ भी हो, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक गेम के अंदर हम फंस चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। इस गेम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है इस गेम के क्रिएटर का पता लगाना। वो गेम मास्टर कौन है जो हमारी लाइफ को गेम की तरह खेल रहा है। करोबे अरिजू से अकेले में कहता है कि छोटू घायल है और उसको लेकर हम आगे नहीं जा सकते, हमें यहीं उसको छोड़कर अगले लेवल पर जाना होगा। अरिजू पहले नहीं मानता लेकिन करोबे उसको कन्विंस करता है कि घायल हालात में हम उसको साथ लेकर नहीं जा सकते। गेम के अगले लेवल पर शायद हमको डॉक्टर मिल जाए, उसकी मदद से हम छोटू का इलाज कर सकते हैं। अब उस रात छोटू को शिबुकी के पास छोड़कर अरिजू और करोबे अगले गेम खेलने जाते हैं। इस नई दुनिया में हर पल गेम्स चलते ही रहते हैं। आप चाहे तो इन गेम्स को खेलकर अपना लाइफ वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं और अगर नहीं खेलना चाहते तो कुछ करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वीजा के एक्सपायर होने पर आपको खत्म कर दिया जाएगा। जीते रहना चाहते हो तो लगातार गेम खेलते रहना होगा और जीतते रहना होगा। यही इस खतरनाक गेम वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो अब अरिजू और करुबे दूसरे गेम खेलने जाते हैं और इस गेम के अंदर हमारी हीरोइन उसागी आती है। वो इन गेम्स के बारे में खूब जानती है और आते ही फोन उठाकर खुद का फेस रजिस्टर करती है और तब कैप पहनकर एक लड़का डरता हुआ अंदर आता है। वो शायद पहली बार इस गेम की दुनिया में आया है और बड़ी टेंशन में है कि सारे लोग कहाँ गायब हो गए, लेकिन उसे जवाब देने का वक्त इनके पास नहीं होता। तब अरिजू और करुबे अंदर आते हैं और वो इनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वे भी ठीक से जवाब नहीं दे पाते। अब यहाँ कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इनको ध्यान में रख लीजिए। इस ब्लैक टी शर्ट वाले को नोट कर लीजिए, इसका नाम है बीटी। और दीवार के पास खड़े इस आदमी को नोट कर लीजिए जिसने हुड पहन रखा है, इसका नाम हुडी है। देखने में वो बहुत ही कूल लगता है और बिल्कुल भी टेंस नहीं लगता। और गेम खेलने की इस जगह में पावर होती है जबकि बाहर पावर नहीं होती। हुडी अपना वॉकमैन जैसा डिवाइस चार्ज कर रहा होता है। उसका ऐसा कूल बिहेवियर देखकर अरिजू बिल्कुल सोच में पड़ जाता है। ठीक उसी वक्त गेम स्टार्ट होता है और एक कार्ड आता है और तब एक आदमी आकर एक्सप्लेन करता है कि हर गेम के स्टार्टिंग में आपको एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड का नंबर ही गेम के डिफिकल्टी लेवल है और इस कार्ड का नंबर है 5 स्पीड, मतलब उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। इस तरह हर नंबर और सिंबल के अनुसार हर गेम मुश्किल या बहुत मुश्किल होगी। अब यहाँ 13 प्लेयर्स हैं और इन्हें किसी एक आदमी के अगेंस्ट खेलना होगा। अगर डायमंड सिंबल वाला कार्ड मिला तो ब्रेन से रिलेटेड गेम्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर हार्ट सिंबल वाला कार्ड आया तो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि उस गेम में आपके और आपके साथियों के इमोशन से खिलवाड़ किया जाएगा। अब इस तरह वो गेम को एक्सप्लेन करता है और तब गेम की डिटेल्स दिखाई जाती है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं, इनके बचने का रास्ता इनमें से एक रूम में है और डेडलाइन से पहले इनको उस कमरे को ढूंढना होगा। इतना ही नहीं, डैगर नाम का आदमी कई वेपन से इनको अटैक भी करता रहेगा और इन सब को मिलकर उससे लड़ना भी है। और अगर 20 मिनट्स के अंदर उस रूम का पता नहीं लगाया तो ये पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। और ऐसा डेंजरस गेम कॉन्सेप्ट सुनकर सभी फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ छोटू और शिबुकी को दिखाते हैं। शिबुकी छोटू को फुसला रही होती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लगता है वो कुछ प्लान कर रही है। शिबुकी का नेचर ही ऐसा है कि वो अपने मन की करने के लिए दूसरों का भरपूर इस्तेमाल करती है। वहाँ गेम शुरू हो चुका है और वे हर रूम को चेक कर रहे होते हैं। अचानक गन शॉट की आवाज सुनाई आती है। अब वे बाहर जाते हैं तो एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। लगता है डैगर गेम के अंदर उतर चुका है और उसका पहला टारगेट यही आदमी था। अब सभी घबराकर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, लेकिन हुडी ऊपर खड़ा सभी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा होता है। शायद वो जानता है कि ऊपर खड़ा होकर वो पूरा गेम देख पाएगा और जो भी रास्ता ढूंढ निकालेगा ये उसके साथ ही चला जाएगा। और तब बीटी एक आदमी के साथ आता है। वो हुडी को इशारा करता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है और गेम को वॉच करने लगता है। तब अरिजू डैगर को देखता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसने हॉर्स जैसा मास्क पहना हुआ है। और फिर अरिजू और करुबे उससे बच जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही एक एक करके उसके हाथों मारे जा रहे थे। अरिजू नोटिस करता है कि मास्क की वजह से डैगर सिर्फ सीधा देख सकता है और ये जानकर अरिजू चिल्लाकर कहता है कि फ्रेंड्स, अगर हम सब एक होकर गेम खेलें तो इस डैगर को चकमा दे सकते हैं। लेकिन हुडी हंसने लगता है क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी जान के लिए खेल रहा है, कोई किसी के साथ मिलकर क्यों खेलेगा। तब उसागी की आवाज आती है कि हमारा टारगेट इस फ्लोर में है और ये कहकर वो दूसरे फ्लोर पर चढ़ने लगती है। हुडी चौंक कर देखता है कि अरे ये लोग तो टीम बनाकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तब कैप वाला नया लड़का एक डोर को खोलता है और डैगर मशीन गन से उस पर फायरिंग करता है और फिर अरिजू उस लड़के को बचा लेता है। करुबे कहता है कि डैगर के रहते हम इस गेम में आगे नहीं जा सकते, सबसे पहले उसे खत्म करना होगा, लेकिन हम सिर्फ इस चाकू से क्या कर पाएंगे। तब बीटी और उसका साथी आते हैं। अरिजू देखता है कि उनके हाथ में एक वॉच है और वो कहता है कि इस लैंडर से हम डैगर को अटैक कर सकते हैं और इस गेम में हमें टीम वर्क करना ही होगा। उसागी कहती है कि मैं सही रूम ढूंढना शुरू करती हूँ और ये कहकर वो अपनी माउंटिंग क्लाइंबिंग स्किल यूज करके फ्लोर में सही रूम को ढूंढने लगती है। इनकी टीम वर्क के बीच डैगर बीटी के साथी को मार डालता है और तीनों उससे खूब लड़ रहे होते हैं। इस युद्ध में डैगर करुबे के पेट पर वार कर देता है और अरिजू एक कोने में बैठकर अपना दिमाग टटोल रहा होता है और तब उसको एक आइडिया, बड़ा ही अच्छा आइडिया आता है। कैप वाले लड़के ने जब रूम का दरवाजा खोला तब डैगर ने उस पर मशीन गन फायर की थी, मतलब उस रूम में कुछ है जिसे डैगर बचा रहा है। अरिजू उस रूम में जाता है और हुडी भी उसके पीछे जाता है। शायद वो जान गया है कि अरिजू ठीक डिसीजन लेता है, लेकिन उस रूम के अंदर एक और ट्विस्ट है जो उनका वेट कर रहा है। एक्चुअली इस रूम में ही वो बॉम्ब है जो एंड में एक्सप्लोड होगा और अब इस बॉम्ब को किसी तरह डिफ्यूज करना ही होगा, लेकिन अंदर भी एक डैगर है जो इन पर लगातार फायर कर रहा है। अरिजू पता लगाता है कि रूम में 2 बटन्स हैं और इनके एक साथ प्रेस करने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो अकेला ये काम नहीं कर सकता और चिल्लाता है कि प्लीज मेरी कोई मदद करो, टाइम बहुत ही कम बचा है। तब उसागी चिल्लाती है कि मैं हेल्प करूंगी और ये कहकर वो कई फ्लोर्स और रूम्स को पार करके वहां एंट्री मारती है, लेकिन डैगर बीच में आ जाता है और तब हुडी अपना वॉकमैन उसागी को पास करता है। एक्चुअली ये वॉकमैन नहीं, एक टीजर गन है जिससे शॉक लगता है और फिर उसागी उससे डैगर को शॉक लगवाती है। इससे पहले कि डैगर समझ जाए, अरिजू और उसागी मिलकर दोनों बटन्स को दबा देते हैं और इस तरह बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ये लेवल भी एंड हो जाता है। अब गेम का दी एंड होते ही सभी चैन की सांस लेते हैं। तब एक डैगर अपना मास्क निकालता है तो पता चलता है कि उसके गले में एक बेल्ट है और वो एक लेडी है। चौंका देने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये लोग इस गेम को खेल रहे हैं, डैगर के कैरेक्टर में ये लेडी भी इस गेम को खेल रही है।
इसका काम है गेम के दूसरे कैरेक्टर्स पर अटैक करना। एक और अरिजू और उसागी की टीम गेम जीतकर जिंदा रहेगी, लेकिन दूसरी और अपना गेम हारने के कारण ये लेडी मर जाएगी और तभी एक लेजर लाइट आती है और खत्म। मतलब इस बेरहम गेम की दुनिया में एक इंसान की लाइफ दूसरे की डेथ है और इस पागलपन को देखकर अरिजू फूट फूट कर रोने लगता है। अब दूसरे डैगर की लाश के पास करीबी घायल पड़ा हुआ है और तब बीटी अपने मरे हुए साथी को वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन उस मरे हुए साथी की पॉकेट में वॉकी टॉकी है और करीबी उसको निकाल लेता है। अब उसमें मैसेज आता है कि हमने गेम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तुरंत बीच पर पहुंचो। अब करबी उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता। सभी कंफ्यूज होते हैं कि ये वॉकी टॉकी वाले लोग कौन हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर किसी भी तरह जान बचाकर वे इस लेवल को पार कर ही लेते हैं। और तब गेम के बीच का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। लेडी डैगर के मरने के बाद अरिजू बहुत ही रो रहा होता है और तब उसागी उससे कहती है कि इस गेम में सिर्फ अपनी लाइफ बचाने पर तुम ध्यान दो, दूसरों की लाइफ की फिक्र मत करो। लेकिन अरिजू बेबस होता है कि ये कैसी बेहुदा जगह है। तब उसागी वहां से चली जाती है। तभी हुडी डैगर की पॉकेट से एक चिट निकालता है जिस पर कुछ ड्राइंग की गई होती है और वो उसको रख लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिबुकी छोटू का पूरा ब्रेन वॉश कर रही है। तब अरिजू और करुबे आते हैं और गेम में विन करने से इन दोनों को कुछ और दिन का वीजा मिल गया है, लेकिन शिबुकी और छोटू का ये लास्ट दिन है। करुबे के पेट में बैंडेज किया गया होता है। वो वॉकी टॉकी पर सुनी हुई बात उनको बताता है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई बीच नहीं है। बीच का मतलब बीच ना होकर और कोई जगह भी हो सकती है। इस वॉकी टॉकी के रंग से तो ये जगह कहीं पास में होनी चाहिए। अब ये सब सोचकर भी रात को उस जगह का पता लगाने का फैसला करते हैं, पर शिबुकी कहती है तुम दोनों के पास इन सब बातों के लिए टाइम है, लेकिन मेरे और छोटू का ये लास्ट दिन है और हमारा वीजा खत्म होने वाला है, हमें वीजा की जरूरत है। इसलिए उस रात वे एक और गेम को खेलते हैं और वहाँ सिर्फ 4 लोग होते हैं और वे फोन पर रजिस्टर कर लेते हैं। उसमें कार्ड आता है 7 ऑफ हार्ट्स, मतलब इमोशन के साथ खिलवाड़ करने वाला गेम, और उसको देखकर ये सभी घबरा जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें रखे हुए गॉगल्स पहनने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है और गॉगल्स में उन्हें बताया जाता है कि आप हाइड एंड सीक खेलने वाले हो और आपके पास 15 मिनट्स हैं और इस गेम में एक प्लेयर फॉक्स होगा और बाकी 3 बकरे, और इस गेम के एंड में जो फॉक्स बना रहेगा वही गेम का विनर होगा। और ये सुनकर इनकी टेंशन शुरू हो जाती है कि एक की जान बचेगी और बाकी 3 मर जाएंगे। सबसे पहले छोटू को फॉक्स बना जाता है। वो मुड़कर अरिजू को देखता है तो अरिजू फॉक्स बन जाता है, मतलब फॉक्स जिसको भी देखेगा वो फॉक्स बन जाएगा और बाकी लोग बकरे बनेंगे। और फिर 15 मिनट तक इनका गेम ऐसा चलता रहेगा और आखिर में जो फॉक्स बनेगा वही गेम को जीतेगा। अब बाकी 3 बकरे होंगे जो एंड में मर जाएंगे। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स अपनी जान के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते और बेचारे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन झट से शिबुकी कहती है कि हे गाइस यहाँ देखो। तब तीनों एक साथ शिबुकी को देखते हैं और अब शिबुकी फॉक्स बन गई है और जब ये होता है तो वो झट से भागकर कहीं छुप जाती है। उसका प्लान यह है कि गेम के एंड तक वो किसी को भी नहीं देखेगी और फॉक्स बनी रहेगी और इस तरह वो बच जाएगी और तीनों फ्रेंड्स खत्म। अब तीनों मिलकर शिबुकी को ढूंढने लगते हैं। तभी अरिजू चिल्लाता है कि देखो शिबुकी, हमारे पास 15 मिनट्स हैं, मिल बैठकर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम इससे कैसे बचें, प्लीज बाहर आ जाओ। लेकिन शिबुकी नहीं मानती और चुपचाप अपनी जगह पर छुपी रहती है। तब करुबे किसी तरह उसका पता लगा लेता है और जबरदस्ती उसको देखने पर मजबूर करता है। अब करुबे फॉक्स बन गया है और वो वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन शिबुकी नहीं छोड़ती और उसके घायल पेट पर पंच कर देती है। और तब वहां अरिजू आता है और करुबे उसको देख लेता है और अब अरिजू फॉक्स बन गया है और शिबुकी उसको चेस करने लगती है। अरिजू उसको समझाता है कि मेरे पास मत आओ, हम सबको मिलकर यहाँ से बचना होगा, पर शिबुकी तो शिबुकी है, अपनी शेल्फ जिद पे अड़ी रहती है और अरिजू के पास आ जाती है। अब ऐन वक्त पर छोटू जंप करके उसको पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि भागो बेटा अरिजू। अरिजू भागने लगता है 3 बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर अपना गेम खेल रहे हैं, लेकिन अचानक करुबे हाथ में से एक चाकू लेकर अरिजू को चेस करता है और कहता है तुम अकेले ही बचना चाहते हो। और इनकी चेस के बीच में अरिजू चुप हो जाता है और गॉगल्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसे उस ड्रैगन लेडी का इल्यूजन भी सता रहा होता है और वो रोने लगता है। अब इल्यूजन में उसे अपने घर की बातें दिखाई देती है। उसके फैमिली में उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था और उसको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता था, हमेशा ही उसकी इंसल्ट करते रहते थे। लेकिन इतनी परेशानी के बीच भी उसके फ्रेंड्स उसको बहुत ही सपोर्ट करते थे और फैमिली से ज्यादा उसको प्यार करते थे। अब ये सारी बातें उसको दिखाई पड़ती हैं। अब वो अपने फ्रेंड से कहता है कि यार मेरी लाइफ भी कोई लाइफ है क्या, मुझे तो अपने घर में कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन तुम दोनों में मेरी जान बसी है। तुम दोनों को मारकर मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा, मुझे अपनी लाइफ में वापस भी नहीं जाना है। तुम दोनों में से अगर कोई जिंदा रहे तो मेरे लिए बहुत है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। अब इस तरह वो अपने सारे इमोशंस अपने दोस्तों के सामने रखता है और दोस्तों ये सीन हमारा दिल भी जीत लेता है। अरिजू के दोस्त भी अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू रियलाइज करते हैं। अब छोटू अपनी जगह नहीं बताता और साथ में शिबुकी का मुंह बंद करके रखता है ताकि उसकी आवाज से अरिजू उसका पता न लगा सके। अब दूसरी ओर करुबे जो अरिजू को चेस कर रहा था वो भी चुपचाप बैठ जाता है और कहता है कि यार अरिजू तुम महान है, एक सेकंड में तो मेरा भी जमीर बिकने वाला था, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। तू ही सच्चा दोस्त है यार, अगर किसी को जीना चाहिए तो वो तू ही है। एक और बात जान लो अरिजू, इस गेम को सिर्फ तुम्हें खत्म कर सकते हो, हम दोनों से ये नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ही जिंदा रहना है। वहाँ छोटू कुछ भी नहीं कह पाता और खामोश रहकर रो रहा होता है, लेकिन अरिजू अपने फ्रेंड्स की कही अनकही बातें समझ जाता है और कहता है कि मैं अकेला जिंदा रहकर कौन सा तीर मारने वाला हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा ना।
लेकिन करुवे कहता है कि तुम्हें जिंदा रहकर उस गेम मास्टर का पता लगाना है और उसको खत्म करना है। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अरिज़ु हर तरफ इन दोनों को ढूंढने लगता है। अब इस बीच छोटू शिबुकी के मुंह से हाथ निकाल देता है, लेकिन शिबुकी भी खामोश रहती है और इन तीनों की फ्रेंडशिप देखकर वो समझ जाती है कि मेरी लाइफ इनकी फ्रेंडशिप से बड़ी नहीं है। इसीलिए वो चुप रहती है और इमोशनल होकर छोटू को गले लगा लेती है। टाइम निकल चुका है और अब अरिज़ु के फ्रेंड्स और शिबुकी के सर फट जाते हैं। तीनों मर जाते हैं और अपने दोस्तों को मरते देख अरिज़ु बेबस होकर रोने लगता है। सड़कों पर भिखारियों की तरह भूखा प्यासा पड़ा रहता है और कहता है कि मैं भी एक दिन मर ही जाऊंगा, लेकिन आगे गेम नहीं खेलूंगा। तब वहाँ उस आगे एक रैबिट लेकर आती है। अब अरिज़ु को देखकर उसे अपने पापा की याद आ जाती है। उसके पापा एक एक्सपर्ट माउंट क्लाइंबर थे, लेकिन मीडिया उनका मजाक उड़ाया करती थी कि इतने ऊंचे पर्वत पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कोई नहीं चढ़ सकता। और मीडिया की बातों को झूठा साबित करने के लिए एक बार वो बहुत ही ऊंचे पर्वत पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने लगता है और उस एक्सपीडिशन में उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त उसागी जितनी दुखी थी, अब अरिज़ु की हालत देखकर भी उतनी दुखी होती है। कट करके दिखाते हैं कि उसागी एक जगह पर बैठी हुई है और रैबिट को ग्रिल कर रही है। वो मुड़कर देखती है तो अरिज़ु उठ गया होता है। सड़कों पर उसकी हालत को देखकर उसागी उसको यहाँ लेके आई थी। वो कहती है तुम गेम नहीं खेलोगे तो वीजा एक्सपायर हो जाएगा और तुम मर जाओगे। क्या तुम इस तरह मरना चाहते हो? अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं लोगे क्या? सिर्फ जिंदा रहने का नाम जिंदगी नहीं है अरिज़ु, यहाँ लड़ने का नाम जिंदगी है। पहले तो वो खाना नहीं खाता, लेकिन किसी तरह उसागी उसको खाना खिला देती है। फिर वो उसको एनकरेज करके अगला गेम खेलने लेके जाती है और ये 4th गेम है। टनल के अंदर एक बस है जिस पर अजीब तरह का ग्राफिटी बना हुआ है। अब दोनों बस में चढ़ते हैं जहाँ 3 लोग होते हैं। गेम खेलने से एक के पैर में चोट आ गई होती है। तीनों फ्रेंड्स हैं और वे अपना इंट्रो देते हैं। अब ये 5 प्लेयर फोन पर रजिस्टर करते हैं और इन्हें 4 ऑफ क्लब कार्ड मिलता है, जो मीडियम से काफी डिफिकल्टी वाला गेम है। और इस गेम का नाम है गोल और इन्हें उस गोल का पता लगाना है। वो कहाँ है और कितने डिस्टेंस पर है वो भी इन्हें पता लगाना है। फिलहाल पूरे फोन पर डिस्टेंस 0 दिखा रहा है। गोल कहाँ है क्या है इसका किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। वो लड़का जिसके पैर में चोट आई है वो कहता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, मुझे यहीं छोड़कर तुम लोग आगे चले जाओ। और उसको देखकर अरिज़ु को अपने दोस्तों की याद आ जाती है। वे बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि घायल लड़का भी गेम खेल सके, लेकिन बस का फ्यूल 0 दिखाता है और कोई रास्ता न पाकर वे उस लड़के को बस में छोड़कर भागना शुरू करते हैं। अब वे बहुत दूर भाग चुके हैं और डिस्टेंस अब 1000 दिखा रहा है। सब बहुत ही थक जाते हैं और एक जगह पर खड़े होकर रहते हैं। अब वहाँ कई वाटर कैंस होते हैं। अरिज़ु कैन का पानी पीने लगता है, लेकिन बाकी लोग उसको रोकते हैं क्योंकि उसमें जहर भी हो सकता है। उसागी के पास पानी होता है और वो अरिज़ु को दे देती है। अरिज़ु पानी पीकर अपने साथियों को भी दे देता है। अब वे चौंक जाते हैं कि ये कौन सा जीसस क्राइस्ट है भाई, जो अपनी जान बचाने के साथ साथ सभी का ख्याल रख रहा है। पानी पीकर वे फिर भागने लगते हैं। अब बहुत दूर लगातार भागने के बाद वहाँ एक टनल नजर आती है और उसमें काली इमेज होती है और ये लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं। एक्चुअली वो एक ब्लैक पैंथर है और अब वो इनको चेस करने लगता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक लड़का पैंथर के हाथ लग जाता है और उसको कुतर देता है। अब बाकी लोग बचकर भाग जाते हैं। अब 8 किलोमीटर भागने के बाद भी उनको कोई गोल नजर नहीं आता और तभी उनको एक गाड़ी में रॉयल एनफील्ड दिखती है। अरिज़ु कहता है कि ये भी पुरानी व्हीकल है जिसमें कोई सर्किट नहीं है और ये डीजल से चलती है। फिर वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं होती पर अंदर फुल टैंक डीजल होता है और वो कहता है कि मैं इस डीजल को लेकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहता हूँ और इस डीजल से हम बस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर बैठा हुआ लड़का भी इस तरह बच सकेगा। लेकिन उसागी मना करती है। अरिज़ु कहता है कि वो भी तो मेरे फ्रेंड्स की तरह है, जो गलती मैंने एक बार की है मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब ये कहकर वो रॉयल एनफील्ड को लेकर वापस बस की ओर भागने लगता है और बाकी लोग गोल की तलाश में दूसरी ओर भागते हैं। अब बहुत देर भागने के बाद पता चलता है कि आगे एक दीवार है। अब हम क्या करेंगे ये सोचकर वो वहीं खड़े रहते हैं और तब दीवार के पीछे से बादलों की गरजने की आवाज आती है और अचानक वे देखते हैं कि सुनामी जैसा कुछ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। वो तूफान की तरह दहाड़ना शुरू करता है। सब कुछ तोड़ फोड़ कर पानी फोर्स के साथ अंदर आ जाता है और एक लड़का उसमें फंसकर मर जाता है। उसागी अभी भाग रही होती है कि अचानक सामने बस आती है। यहाँ अरिज़ु बस में डीजल को डालकर तेजी से चलकर आया था और इस तरह बस वाला घायल लड़का भी बच गया है। अब बड़ी मुश्किल से वो उसागी को बचा लेता है और बस का दरवाजा बंद कर देता है। अब कुछ देर पानी में रहने के बाद जब वो ऊपर उठते हैं तो देखते हैं कि बस पर गोल करके लिखा हुआ है। एक्चुअली इनका गोल ये बस ही है। इस बस से दूर भागते भागते डिस्टेंस ज्यादा हो गई और जब टाइम ओवर हो गया तो ये लोग इस बस के अंदर वापस आ गए और इससे डिस्टेंस 0 दिखा रहा है। इस गेम की शुरुआत में भी डिस्टेंस 0 पर थी, पर ये लोग तब उसका मतलब नहीं समझ पाए और अगर समझ लिया होता तो इतनी दूर भागना नहीं पड़ता। अब वो घायल लड़का कहता है कि इसके आगे मुझे अकेले खेलना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त नहीं रहे, फिर भी अगर जिंदा रहा तो तुम दोनों से फिर मिलूंगा। फिर अरिज़ु और उसागी वहां से निकल जाते हैं। अब वे जान गए हैं कि कौन सा गेम कैसे खेलना है और गेम कैसे जीतना है, लेकिन अब उन्हें ये बात खाई जाती है कि वो गेम मास्टर कौन है जो सबको अपने गेम्स खेलने पर मजबूर कर रहा है। अब वो उस बीच की तलाश में जाते हैं जिसके बारे में वॉकी टॉकी पर बताया गया था और इनके पास अब कई दिनों
का वीजा बचा हुआ है, इसलिए अब वे गेम खेलने की बजाय बीच को लोकेट करने में लग जाते हैं और हर जगह पर वे प्लेयर से पूछते हैं कि बीच कहाँ पर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब उनका वीजा कुछ ही दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। उसागी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम उस विलन का पता जरूर लगा पाएंगे, लेकिन क्या कल तुम मेरे साथ हंटिंग करने चलोगे? वो कहता है कि हाँ जरूर चलूंगा, मुझे हंटिंग सीखनी है और अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला भी लेना है। फिर दोनों टेंट के अंदर लेट जाते हैं और उसागी सो जाती है, लेकिन अरिजू को नींद नहीं आती। फिर अगले दिन उसागी अरिजू को हंटिंग के बारे में सारी बातें सिखाती है और अरिजू भी उसको अपनी गेमिंग स्किल्स को सिखाता है। अब अगले दिन दोनों अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग गेम्स को दूर से देखते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अरिजू देखता है कि कुछ प्लेयर्स के हाथों में एकदम अलग किस्म की वॉच है और तब उसे उसका सेकंड गेम याद आता है जिसमें बीटी और उसके साथी के हाथ में ऐसी वॉच थी। उसी के पास वॉकी टॉकी भी था। अब अरिजू कहता है कि तुम उन वॉच वाले प्लेयर्स पर ध्यान दो। उसागी वैसा ही करती है। अब दोनों गेम्स खत्म होते हैं और वॉच वाले प्लेयर्स किसी तरह गेम जीतकर बाहर आते हैं और फिर दोनों लोकेशन पर जीती हुई टीम्स कार में निकल जाती हैं। और फिर एक टीम को अरिजू चेस करता है और दूसरी को उसागी चेस करती है और अरिजू उनको एक जगह मिस कर देता है, लेकिन उसागी पता लगा लेती है कि कार कहाँ गई है। अब वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और बाइनोकुलर से देखते हैं कि वहाँ क्या है। वहाँ एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें लाइट जल रही होती है। बाइनोकुलर जूम करने पर बिल्डिंग पर बीच करके लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर पावर कट तो नहीं है। और इनके सवाल जवाब के बीच अचानक अरिजू के सर पर कोई गन रखता है। अब अगले शॉट में दोनों बिल्डिंग के अंदर होते हैं और उन्हें कई सारे लोग घेरे हुए हैं। वहाँ ब्लैक ड्रेस में एक लड़की होती है और शॉर्ट्स पहनी हुई दूसरी लड़की आती है और तब एक आदमी आता है और कहता है, वेलकम टू द बीच माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैटर और मैं यहाँ का राजा हूँ। वो इस गेम वर्ल्ड की कॉन्सेप्ट की सारी डिटेल्स इनके सामने रखता है। वो कहता है कि कुछ कार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए मैं अपने आदमियों को गेम्स खेलने के लिए भेजता हूँ और ये कहकर वो एक स्क्रीन को हटाता है। वहाँ एक कार्ड डेक के सारे कार्ड्स होते हैं। जो कार्ड्स उसे मिल चुके हैं उन पे एक्स मार्क होता है और बाकी सारे कार्ड्स उसे अब तक नहीं मिले हैं। सबसे पहले जो भी कार्ड्स को कलेक्ट करेगा वो इस दुनिया से जा सकेगा। अरिजू पूछता है कि इस दुनिया से जाने का क्या मतलब है और तब हैटर एक्सप्लेन करता है, तुम सोच रहे हो कि अचानक एक दिन दुनिया के बाकी लोग गायब हो गए और तुम जैसे कुछ लोग इस गेम वर्ल्ड में फंस गए हो, लेकिन सच ये नहीं है। मैं और तुम असली दुनिया से गायब हो गए हैं और इस गेम वर्ल्ड की नई और अजीब दुनिया में फंस गए हैं और इस दुनिया से बच निकलने का एक ही रास्ता है। हर गेम के अंत में प्लेयर्स को एक कार्ड मिलता है और इस तरह जो हर गेम्स को खेलकर सारे कार्ड्स को कलेक्ट कर लेता है वो इस गेम वर्ल्ड से बाहर जाकर अपनी असली दुनिया में जा सकता है। इसलिए मेरे लोग इन गेम्स में जाकर कार्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं। उसागी पूछती है, क्या सारे कार्ड्स मिल जाने पर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? हैटर कहता है, हम नहीं बहना, सिर्फ मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। इसी मकसद से मैंने जगह बनाई है। तुम्हें जो भी चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। तुम सिर्फ जाकर गेम्स खेलो और फिर एंड में मिलने वाले कार्ड को मुझे दे दो। इस तरह सबसे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरे बाद मेरे साथी यानी आप लोग एक एक करके इस जगह से बच सकेंगे और यही हमारा रूल है। उसागी कहती है, तो तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? मैं खुद ही गेम खेलकर कार्ड कलेक्ट करूंगी और बच निकलूंगी। अरे इतनी स्मार्ट मत बनो बहना, क्योंकि नमक हरामों को यहाँ मौत की सजा दी जाती है। इसलिए सोचना बंद करो और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। अब तक जो गेम्स तुमने खेले हैं चुपचाप उनके कार्ड्स मुझे दे दो। अब वे कार्ड्स निकाल कर देते हैं तो हैटर बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स तो बहुत ही डिफिकल्ट गेम्स को खेलकर आए होते हैं। और वो कहता है, लगता है तुम दोनों गेम्स खेलने में माहिर हो। चलो इसीलिए मैं तुम दोनों को प्रमोशन देता हूँ और मेरे जाने के बाद बहुत जल्दी ही तुम दोनों को भी बचाने का चांस दिया जाएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट रूल बता देता हूँ, गन सिर्फ हमारे पास होंगी और किसी के पास गन रखने का कोई हक नहीं है। इसीलिए सभी को स्विम सूट ही पहनना होगा। अब जाओ मेरे फ्रेंड्स, बाहर जाकर एंजॉय करो। अब ये कहकर वो चला जाता है और ये दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग स्विम सूट में पूल में मजे कर रहे होते हैं। दूसरी ओर उछल कूद और पार्टी चल रही होती है। अरिजू चौंक जाता है कि ये लोग कैसे बेमतलब लाइफ जी रहे हैं। तब एक आदमी चिल्लाता है कि टाइम निकला जा रहा है और सब तैयार हो जाओ। यहाँ हर किसी को बता दिया जाता है कि उन्हें कौन सा गेम खेलकर कौन सा कार्ड लाना है। फिर उन्हें कार में गेम स्पॉट पर भेजा जाता है और अगर वे गेम में जीतकर जिंदा रहे तो उसी कार में कार्ड लेकर वापस आ जाते हैं और यही है उनकी लाइफ। अब अरिजू और उसागी अलग अलग गेम्स खेलने जाते हैं। तब हुडी ने देखता है और उसके साथ एक लड़की होती है। हुडी लड़की से कहता है कि ये दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट है, हम गेम्स में उनको यूज कर सकते हैं। और अब सब अलग अलग स्पॉट्स पर जाकर डिफरेंट गेम्स खेलने लगते हैं। अब बेटी को दिखाते हैं जो एनिमल्स को हंट करने वाला गेम खेल रहा होता है। उसागी को दिखाते हैं जो एक फैक्ट्री के अंदर है और यहाँ लगभग 24 रूम है। उसके हाथ में एक मैच बॉक्स है जिसमें सिर्फ 9 मैच स्टिक्स हैं। इस अंधेरी फैक्ट्री में 9 मैच स्टिक्स को जलाकर उसे एक कोड वर्ड का पता लगाना है और तब जाकर वो बच पाएगी। फिर अरिजू को दिखाते हैं जो अंडरग्राउंड में जाता है। वहाँ फोन्स पर वाटरप्रूफ कवर लगा होता है और कुछ देर में गेम स्टार्ट होता है। यहाँ 7 या 8 प्लेयर्स हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और इस गेम का कार्ड है 4 ऑफ डायमंड्स। ये एक मॉडरेट गेम है लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। शॉर्ट्स वाली लड़की कहती है कि इस गेम को सिर्फ अरिजू खेलेगा क्योंकि ये उसका टेस्ट है। अब बाकी लोग डर जाते हैं कि ये नया है और अगर कुछ गलत कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे, लेकिन वो लड़की अपनी बात पर अड़ी रहती है। स्टार्टिंग में
में इनके रूम में पानी गिर रहा होता है और अगले रूम में एक बल्ब है। उस बल्ब का ठीक स्विच इस रूम के 3 स्विचेस में से एक है और दोनों रूम के बीच में एक डोर है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि जब ये डोर बंद रहेगा तो वे इस रूम के किसी भी स्विच को अनगिनत बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जब डोर खुला रहेगा तो वे सिर्फ एक बार किसी एक स्विच को ऑन कर सकते हैं। हर एक को सिर्फ एक चांस दिया जाएगा और इन्हें पता लगाना है कि अगले रूम के बल्ब का स्विच कौन सा है। क्यों दोस्तों, आपके पसीने छूट गए हैं? मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी गैस करने की कोशिश कीजिए। आप तो सोच रहे होंगे कि डोर बंद करके ये लोग सारे स्विचेस को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बंद डोर से कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्विच से बल्ब जल रहा है और कौन से नहीं। अब समझे इन बेचारे गेमर्स की प्रॉब्लम को। ऊपर से एक और ट्विस्ट ये है कि अंदर गिरते हुए पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ एक मेटल लगा हुआ है और अगर ऊपर उठता हुआ पानी इसको छू गया तो शॉक लगेगा और सभी मारे जाएंगे। गेम शुरू हो चुका है और सबकी टेंशन भी। फिर एक नासमझ लड़की जाकर उस मेटल को टच करती है और करंट शॉक से स्पॉट पर ही मर जाती है। फिर क्वीनी नाम की एक लड़की अरिजू से जल्दी कुछ करने को कहती है। अरिजू कहता है कि डोर बंद कर दो। अबे डोर बंद कर देते हैं और अरिजू स्विच ए को ऑन करता है और बहुत देर वेट करता है और बाकी लोग चिल्लाते हैं कि इतनी देर क्या कर रहे हो। बहुत देर बाद वो स्विच ऑफ करके डोर को खोलने को कहता है। अब उसे सिर्फ एक चांस मिलेगा और उसे सही स्विच को ऑन करना होगा। अब अरिजू स्विच भी को ऑन करता है लेकिन बल्ब नहीं जलता। डोर खुला है और इसलिए अरिजू का एक और चांस खत्म हो गया है। अब वो किसी भी स्विच को टच नहीं कर सकता। फिर अरिजू क्वीनी से कहता है कि तुम बल्ब को टच करके देखो। वो उस रूम में जाकर बल्ब को टच करती है और उसका हाथ जल जाता है। मतलब स्विच ए ही सही था क्योंकि उसे ऑन करके अरिजू बहुत देर वेट कर रहा था ताकि अगर वो सही स्विच है तो बल्ब गर्म जरूर होगा। स्विच भी तो गलत निकला और स्विच सी तो हो ही नहीं सकता। और इस तरह थोड़े टाइम में ठीक स्विच को आइडेंटिफाई करके अरिजू सबको बचा लेता है। अब इस तरह टेंशन में खेलकर वो वापस आता है और उसागी को ढूंढता है। तब उसागी भी अपना गेम विन करके वापस आ जाती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ ब्लैक ड्रेस में कुछ लोग गन लेकर आते हैं और यहाँ पर 2 टीम्स हैं, एक तो हैटर की टीम और दूसरा ब्लैक ड्रेस वाले की टीम। इसका नाम है अगुनी। वो अरिजू के पास जाकर उसागी को चिढ़ाने लगता है। दूसरा आदमी कहता है कि अगुनी इस लड़के का पैर तोड़ दो और तब हैटर आकर कहता है कि वो मेरा आदमी है, उसे हाथ भी मत लगाना। और इन दोनों डॉन्स में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वे चले जाते हैं। क्वीनी हैटर को बताती है कि अरिजू एकदम सुपर गेमर है, उसकी इंटेलिजेंस का जवाब नहीं। फिर अरिजू को वो एक मीटिंग में लेके जाते हैं। वहाँ बताते हैं कि कुछ जरूरी कार्ड्स मिल गए हैं लेकिन एक इम्पोर्टेंट कार्ड नहीं मिला है। इतना ही नहीं, अब तक के किसी भी गेम में इन्हें किंग, क्वीन, एस जैसे स्पेशल कार्ड्स नहीं मिले थे। हैटर कहता है कि स्पेशल कार्ड्स को भूल जाओ, अब मुझे सिर्फ 10 ऑफ हार्ट्स कार्ड की जरूरत है और उस कार्ड के लिए अब मुझे हाईएस्ट डिफिकल्टी वाला गेम खेलना होगा और इस गेम में इमोशंस के साथ खेला जाएगा। आज मेरा वीजा खत्म हो जाएगा इसलिए मैं आज ये गेम जरूर खेलूंगा। लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बाद अगला कौन है जो मेरी पोजीशन लेगा। और तब पता चलता है कि वहाँ के सभी लोग कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। अरिजू भी इस बात को समझ लेता है। वो थक हार कर सो जाता है और कुछ देर बाद उसागी उसको जगाती है। अरिजू कहता है कि गेम्स खेलकर यहाँ से बचने से पहले हमें इन दोनों इडियट्स की चंगुल से बच निकलना होगा और हमें पता लगाना होगा कि ये हैटर नाम का आदमी असल में कर क्या रहा है। दूसरी ओर सेकंड इडियट अगुनी का प्लान क्या है और वो क्या प्लान कर रहा है। फिर अरिजू वहाँ के हर इंसान से पूछता है कि वे यहाँ क्यों टिके हुए हैं, वे बचने की कोशिश क्यों नहीं करते। लेकिन सभी यही कहते हैं कि यहाँ रहना उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक कहता है कि मैं एक बार बाहर गया था लेकिन बाहर जंगल के अलावा कुछ नहीं है। एक लड़की कहती है कि एक कपल यहाँ से बाहर गया और उन्हें लेजर लाइट में मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि असली दुनिया से अच्छी और मजेदार दुनिया तो यही है। तब 2 लड़कियों को बात करते हुए देखकर अरिजू उनके पास जाता है और उसे देखकर लड़कियां भाग जाती है। वहाँ एक शीट से कवर किया हुआ गार्बेज ड्रम होता है। अरिजू शीट हटाकर देखता है तो अंदर सड़ी हुई लाशें पड़ी होती है। लगता है अगुनी की टीम ने इनको मार डाला है। और तब हुडी आकर कहता है कि यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं किए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर वो अरिजू को टेरेस पर ले जाकर बात करता है। अब साथ ही में क्वीनी भी होती है। हुडी कहता है कि तुम सबसे पूछताछ क्यों कर रहे हो। अरिजू कहता है कि मैं उस आदमी की तलाश कर रहा हूँ जिसने मेरे फ्रेंड्स को मार डाला। इस गेम वर्ल्ड के गेम मास्टर को मैं मार डालना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं उसागी को खोना नहीं चाहता। लेकिन अरिजू हम एक एक करके ही कार्ड्स कलेक्ट करके यहाँ से निकल पाएंगे। हैटर के बाद अगुनी बाहर जाने के लिए तैयार बैठा है। तुम्हारा नंबर आते आते तो कई साल बीत जाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अगुनी हेटर को कभी जाने नहीं देगा और मौका मिलते ही वो हेटर को खत्म कर देगा। आज रात हेटर अपना आखिरी गेम खेलने जा रहा है और तुम देख लेना वो गेम विन नहीं करेगा और उसकी लाश ही लौटेगी और फिर अगुनी बीच का हेड हो जाएगा और फिर तो इस जगह और यहाँ के लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि ऐसा हो सके हेटर के सारे कार्ड्स को लेकर हमें भाग निकलना होगा। अब इसी बीच एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और अरिजू और हुडी वहां जाते हैं और वहां हेटर की लाश होती है और फिर हुडी अरिजू को देखता है। हेटर को गोली लगी हुई होती है। शॉर्ट्स वाली लड़की आकर पूछती है कि गन्स कौन से गेम में यूज होती हैं, लेकिन कोई ठीक ठीक जवाब नहीं देता। किसी को यकीन नहीं होता कि हेटर गेम खेलकर मारा गया है क्योंकि वो तो एक एक्सपर्ट खिलाड़ी था। जो भी हो, अब वो मर चुका है। अब अगुनी सबको धमकाकर खुद को वोट करने को कहता है और वो अब बीच का हेड बन गया है। हेटर ने जो कार्ड्स कलेक्ट किए थे उनको एक सेफ में रखा होता है और सेफ का पासवर्ड एक पेपर पर लिखकर सील किया गया होता है।
अब उसको अगोनी को दे दिया जाता है। वो उसमें एक पासवर्ड लिखकर फिर से सील कर देता है और ये सब कुछ हुडी देख रहा होता है। हुडी अरिज़ु से कहता है कि आज रात अगोनी और उसके आदमी जीत का सेलिब्रेशन करेंगे और इस गैप में तुम्हें लॉकर से कार्ड्स निकालने होंगे। लेकिन अरिज़ु कहता है कि उसका पासवर्ड मुझे नहीं पता। हुडी बताता है कि मैंने अगोनी को एनवेलप खोलते हुए देख लिया था, उसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं था, लेकिन सील पर उसका पासवर्ड BOSS लिखा हुआ था। लेकिन वो बॉस नहीं बल्कि 8055 है और ये कहकर वो अरिज़ु को अकेला भेज देता है। और फिर अरिज़ु अंदर जाकर लॉकर का पासवर्ड पंच करता है तो अलार्म बजने लगता है। अगोनी और उसके आदमी अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे हुडी आता है। ये हुडी की एक चाल थी, उसने जानबूझकर अरिज़ु को फंसाया था। अब ये अरिज़ु को एक जगह बांध कर रख लेते हैं और उसकी आंखों पर और मुंह पर टेप लगा देते हैं और अब वो सिर्फ सांस ले सकता है। वे कहते हैं कि हमें तुम्हारे कान खुले रखने हैं ताकि तुम अपनी उसागी की आवाज को सुन सको। अब हम उसको मार डालेंगे और ये कहकर अगोनी के आदमी चले जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर हुडी लॉकर रूम में जाता है। एक्चुअली हुडी जान गया था कि उस एनवेलप के अंदर पासवर्ड की जगह एक हिरन की ड्राइंग है। हुडी जानता था कि कार्ड्स किसी नॉर्मल लॉकर में नहीं होंगे। तब वहाँ एक हिरन की पिक्चर होती है और वो उसको हटाकर देखता है तो वहाँ एक लॉकर होता है। हुडी उस पर 8055 प्रेस करता है और लॉकर खोलकर उसमें सारे कार्ड्स निकाल देता है। वहाँ दिखाते हैं तो अगोनी के आदमी उस आगे को सता रहे होते हैं। अब हुडी क्वीनी को लेकर वहाँ से बच निकलने की सोचता है, लेकिन अचानक रुककर अपनी वॉच ऊपर फेंक देता है। एक लेजर ठीक से वॉच के बीच से गुजरती है। इसे कहते हैं ट्विस्ट और तब इन्हें बताया जाता है कि आप लोग एक गेम के अंदर हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं और तब दिखाया जाता है कि पूरी बिल्डिंग को लेजर का पिंजरा घेर रहा होता है। यहाँ अगोनी और उसकी टीम लोगों को डरा रहे होते हैं और इस बीच लेजर पूरी तरह से बिल्डिंग को घेर चुका है और सभी स्क्रीन पर गेम स्टार्टेड का मैसेज आता है। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आता। अगोनी के आदमी उसागी को छोड़कर भाग जाते हैं और उसागी भी नीचे आ जाती है। अब ये गेम इस बिल्डिंग में ही होगा। अचानक वे देखते हैं कि एक लड़की को छुरी से मार डाला गया है और इस गेम का नाम है विच हंटर। इस लड़की को आप में से किसी ने मारा है। उस खूनी का पता लगाकर उसे आग में डालना होगा और यही है तुम्हारा टास्क। अगर 2 घंटों के अंदर ऐसा नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस खूनी को कैसे ढूंढेंगे। शॉर्ट्स वाली लड़की के हाथों में खून से भरा रुमाल देखकर सभी उस पर शक करते हैं, लेकिन वो कहती है कि ये हैटर का खून है। उसके शरीर से निकली हुई बुलेट इनकी गन की है। अगोनी के आदमी ने ही हैटर को मारा है और मरी हुई लड़की की फ्रेंड अब भी जिंदा होती है और ये वही 2 लड़कियां हैं जो उस दिन अरिज़ु को देखकर भाग गई थी। अब सब उस लड़की पर शक करते हैं और उसको आग में डालने को कहते हैं। और तब उसागी और ब्लैक ड्रेस वाली लड़की आकर कहती है कि इस तरह बिना प्रूफ के किसी को नहीं मार सकते। खूनी तो तुम लोगों में से भी एक हो सकता है। तब अगोनी आकर कहता है कि जिसने भी खून किया है चुपचाप सामने आ जाओ, लेकिन कोई आगे नहीं आता। वो बेवकूफ सबको आग में डालने का ऑर्डर दे देता है और उसके आदमी अंधाधुंध शूट करने लगते हैं। अब इस भगदड़ में उसागी अरिज़ु का फोन उठाकर उसकी तलाश में निकल पड़ती है। यहाँ शॉर्ट्स वाली लड़की को ढूंढ रही होती है। क्वीनी पूछती है तुम क्या ढूंढ रही हो? वो कहती है कि मैं फेविक्विक जैसा ग्लू ढूंढ रही हूँ। लेकिन ग्लू से तुम क्या करोगी? उसे चाकू पर लगाकर खूनी का फिंगरप्रिंट निकाला जा सकता है। वाह यार, तुम्हारा तो लेवल ही अलग है। अब ये कहकर दोनों लड़कियां लाश के पास जा रही होती हैं और तब अगोनी का एक आदमी चाकू लेकर इनके सामने आता है। क्वीनी कहती है तुम दूर हो जाओ, इसे मैं हैंडल कर लूंगी। अब ये कहकर वो एक पोजीशन लेती है। ये जितनी दुबली पतली दिखती है शायद उतनी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। तब क्वीनी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्वीनी एक लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर है। पहले वो लड़का था लेकिन बड़ा होते होते उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए और वो एक लड़की बन गया। अब उसके पापा कराटे एक्सपर्ट थे और उन्होंने क्वीनी को सारे टेक्निक सिखा रखे थी। और फिर क्या, वो अगोनी के आदमियों को खूब पंच करती है और किक करने लगती है। दूसरी ओर अगोनी को दिखाते हैं जो लाशों को जलाकर उन्हें नफरत भरी आंखों से देख रहा होता है। और इतने में उसागी अरिज़ु को ढूंढ लेती है और फिर वो उसको बताती है कि यहाँ 10 ऑफ हर्ट्स एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम चल रहा है और हमें खूनी का पता लगाना है। अरिज़ु कहता है कि खूनी हमारे बीच नहीं हो सकता। अगोनी के आदमी आपस में लड़कर मर सकते हैं लेकिन इस तरह पब्लिक में किसी को नहीं मार सकते। अब मुझे प्लेयर की तरह नहीं बल्कि गेम मास्टर की तरह सोचना चाहिए। अब तक हैटर जिंदा था और यहाँ खुलेआम जैसा खून कभी नहीं हुआ था। गेम मास्टर का ये प्लान है कि हैटर के मरने के बाद यहाँ दंगा फसाद का माहौल होगा और इसी खलबले के बीच वो एक गेम रखना चाहता है। वहाँ शॉर्ट्स वाली लड़की चाकू से फिंगरप्रिंट निकाल लेती है और खूनी का पता लगा लेती है। वो इस बात को अनाउंस करने जाती है कि ऐन वक्त पर अगोनी के आदमी उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। अरिज़ु बहुत ही सोचकर कहता है कि मुझे खूनी का पता चल चुका है। अब हॉल में दिखाते हैं कि अगोनी के आदमी उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि इससे ज्यादा हम शूटिंग नहीं कर सकते और इस तरह लोगों को अंधाधुंध नहीं मार सकते, हम आपका साथ नहीं देंगे। तब अरिज़ु बड़ी मुश्किल से चलकर वहां आता है और कहता है कि इस तरह सबको शूट मत करो, मैं खूनी का पता लगा सकता हूँ। लेकिन अगोनी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और शूटिंग जारी रखता है। अरिज़ु उसको रोकने जाता है लेकिन वो अरिज़ु को मार देता है और तब उसागी कहती है कि अगोनी खूनी का पता लगाना ही नहीं चाहता क्योंकि वही खूनी है।
अब उसकी आदमी उस पर गन पॉइंट करने लगते हैं, लेकिन अरिजू उन्हें रोक देता है कि अगुनी खूनी नहीं है। जब मेरे फ्रेंड्स मर गए थे तो मुझे इतना गिल्टी फील हुआ, उतना ही अगुनी को भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के पास गन्स हैं। अगर वे चाहते तो कब का इस बीच पर कब्जा कर चुके होते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर अरिजू सस्पेंस खोल देता है। एक्चुअली अगुनी और हेटर बेस्ट फ्रेंड थे। अगुनी नहीं चाहता था कि कोई हेटर के खिलाफ खड़ा हो जाए, इसलिए जो भी हेटर के खिलाफ खड़ा होता था उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता था और इस तरह से वो हेटर की सुरक्षा कर रहा था। और फिर आखिरी गेम से पहले अगुनी हेटर से मिला और उसे समझाया कि इस तरह हर वक्त हम गेम नहीं खेल सकते, चलो बीच से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हेटर नहीं माना और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और वे इस गेम वर्ल्ड के पहले मेंबर्स हैं। दोनों ने कई कठिनाइयों का सामना किया था और बहुत ही मुश्किलों के बाद इन्हें पता चला कि सारे कार्ड सेलेक्ट करने पर ही वे यहाँ से बच निकल सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये जगह बनाई थी। लेकिन वक्त के चलते चलते हेटर खुद को यहाँ का राजा और बाकी लोगों को अपनी प्रजा समझने लगा। वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था। अगुनी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेटर नहीं माना और तब जाकर अगुनी ने बीच को छोड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन हेटर ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और ये कहकर वो अगुनी को शूट करने वाला था, लेकिन अगुनी ने अपने बचाव में हेटर को शूट कर दिया और अपने बेस्ट फ्रेंड को मारकर अगुनी खुद से और इस जगह से नफरत करने लगा और इसलिए गुस्से में सबका खून करने लगा है। अब इस तरह अरिजू पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन अगुनी कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने ही हेटर को मारा है और तुम सब मिलकर मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूँ। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हेटर को शूट करने के बाद उसने हेटर की गन चेक की थी, उसमें कोई भी बुलेट नहीं थी और वो यूं ही अगुनी को डरा रहा था। लेकिन अगुनी ने जल्दबाजी में उसको शूट कर दिया और अब खुद से नफरत करने लगा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लड़की का खून किसने किया? तब अरिजू कहता है कि अगर मैं गेम मास्टर होता तो आपको बता देता कि उस लड़की को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद ही अपनी छाती पर छुरी घूम डाली है। अब सभी चौंक जाते हैं कि अरिजू क्या रहा है। हुडी भी सोचता है कि इस एंगल में तो मैंने भी नहीं सोचा। और तब शॉर्ट्स वाली लड़की और क्वीनी आ जाती है और वे कहती है कि अरिजू ठीक कह रहा है, चाकू में उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं। और अब वहाँ और ज्यादा खलबली मच जाती है और सब मिलकर अगुनी को मारने लगते हैं। गेम का टाइम भी निकला जा रहा होता है और तब मरी हुई लड़की की फ्रेंड कहती है कि इसने खुद अपना खून किया है, इसलिए इसकी लाश में आग डाल दो, बाकी लोगों को मैं डाइवर्ट करती हूँ। लेकिन ये सबको कैसे डाइवर्ट करेगी? तब वो चिल्लाकर कहती है कि मैं ही इस गेम के डीलर हूँ और तभी ऊपर से लेजर लाइट आकर उसको मार डालती है। अब सभी शॉक में होते हैं और तब अगुनी का एक आदमी जो शुरू से अंधाधुंध शूट कर रहा था, वो अब आग के अंदर भी शूट करने लगता है। इस पागल को साथ लेकर मैं भी मर जाऊंगा, ये सोचकर अगुनी उसको खींच कर लेके जाता है और आग में कूद जाता है और इस तरह दोनों मर जाते हैं और अब वो जगह शांत हो जाती है। अब ये उस लड़की की लाश को आग में डाल देते हैं और तब मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आप गेम को जीत चुके हैं। और अब सभी बीच नाम की उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो जाती है। और तब दिखाते हैं कि हुडी के हाथ में 10 ऑफ हार्ट्स कार्ड आ चुका है और अब उसके पास सारे कार्ड्स हैं। अब अरिजू को दिखाते हैं, उसने मरी हुई लड़की का फोन उठाकर रख लिया था और वो फोन में रिकॉर्ड की हुई वीडियो को प्ले करता है। उस वीडियो में वो सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था जो शुरू से उस लड़की और उसकी फ्रेंड ने किया था। गैंग मास्टर ने इन दोनों लड़कियों को डरा धमकाकर इस गेम में यूज किया था। न चाहते हुए भी ये दोनों गेम मास्टर के गेम डीलर बनकर काम कर रही थी, लेकिन आखिर में अपनी फ्रेंड को मरा हुआ देखकर उस लड़की से रहा नहीं गया और इसलिए उसने सबके सामने कबूल कर लिया कि वो गेम मास्टर की डीलर है। वो नहीं चाहती थी कि और लोग मर जाएं। और फिर अरिजू और उसागी उस वीडियो को देखकर सोचते हैं कि ये जगह सबवे जैसी लग रही है। फिर वे उस जगह का पता लगाकर वहां जाते हैं। वीडियो में उन्होंने देखा था कि ये लड़कियां जब भी गेम मास्टर से मिलने जाती थी, वहाँ कई लोग सिमुलेशन को देखकर एंजॉय करते थे। किसी तरह दोनों सिमुलेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सब मरे पड़े हुए हैं और उनके सर पर लेजर का निशान भी है। दोनों चौकर उनको देख रहे होते हैं, तभी हुडी वहां जाता है और कहता है मैं कोई वीडियो फुटेज देखकर नहीं आया। सेकंड गेम में मुझे डैगर के पॉकेट से एक छोटा सा पेपर मिला था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक मैप है और उस मैप को फॉलो करके ही मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हुडी के पास तो सारे कार्ड्स हैं और वो बचकर जाने की वजह यहाँ क्यों आया? बात यह है कि कार्ड्स डेक में किंग, क्वीन, जैक और एस वाले कार्ड्स होते हैं और अब तक किसी को ये स्पेशल कार्ड्स नहीं मिले थे। लेकिन उन स्पेशल कार्ड्स के बिना डेक पूरा नहीं होगा और कोई बाहर नहीं जा सकेगा। हुडी इस गेम वर्ल्ड के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। वो इन्हें बताता है कि जब तक हम कार्ड्स कलेक्ट नहीं कर पाए तब तक ये लोग जिंदा थे और जैसे हमें कार्ड्स मिल गए इन सबको मार दिया गया। मतलब ये है कि इनके भी ऊपर एक सुपर गेम मास्टर है। अब अचानक वहाँ के मॉनिटर्स ऑन होने लगते हैं और स्क्रीन पर असली गेम मास्टर को देखकर ये लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो सुपर गेम मास्टर और कोई नहीं, ब्लैक ड्रेस वाली लड़की है जो हेटर के साथ ही रहती थी। क्यों माय फ्रेंड्स, आपने सारे गेम्स बहुत ही एंजॉय किए होंगे। और उसकी बातें सुनकर अरिजू का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वो एक एक करके सारे गेम्स की वीडियो प्ले करती है। एक गेम में अपने फ्रेंड्स को मरते देख अरिजू का दिल जलने लगता है। फिर गेम मास्टर कहती है कि इन गेम्स में कई लोग मर गए, लेकिन हमें इंसानों को कितने सारे इमोशंस देखने को मिले हैं, जैसे लव, हेट, कंपटीशन, दुश्मनी, दोस्ती वगैरह वगैरह, लेकिन तुम लोगों का भी जवाब नहीं। सबने बहुत ही अच्छा खेला और इसलिए तुम्हारे पास सारे कार्ड्स हैं। इतने में क्वीनी कहती है कि हम सारे कार्ड्स कलेक्ट कर चुके हैं और अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? गेम मास्टर कहती है कि ना बेटा ना, इतनी जल्दी भी क्या है,
अभी तो स्पेशल कार्ड्स बाकी हैं, उन्हें कलेक्ट करने के लिए नए गेम्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो फिर स्पेशल गेम शुरू करें। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। अब ये लोग बड़े गुस्से में बाहर आते हैं और सब जानते हैं कि स्पेशल कार्ड्स के लिए गेम्स भी बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, लेकिन अरिज़ु कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उन गेम्स को भी खेल कर जीतेंगे। पहले तो हमें पता नहीं था कि हमारा टारगेट क्या है, लेकिन अब पता चल चुका है और अब हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और तब आसमान में किंग, क्वीन, जैक जैसे स्पेशल कार्ड्स के बड़े बड़े पोस्टर सुनाए जाते हैं और इस शॉट के साथ यह फर्स्ट सीजन यहाँ पर खत्म होता है। स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग पर लिखा होता है नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट। नीचे होते हैं अरिज़ु, उसागी, हुडी और कुनी। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि गेम कब शुरू होगा, गेम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो कुछ गाड़ियों को वहां पर आते हुए देखते हैं। उनमें से कुछ लोग उतरते हैं जो कहते हैं हमें पता लगा है कि गेम का अगला पड़ाव शुरू होने ही वाला है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वहां पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। सभी लोगों को कोई गोली से उड़ा रहा होता है। वहां पर खतरनाक भगदड़ मच जाती है, कोई इधर तो कोई उधर भागता है। अरिज़ु और उसके फ्रेंड्स भी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता कि गोलियां कहां से चल रही हैं। तभी हुडी को आसमान में हुकुम के बादशाह का कार्ड उड़ते हुए दिखता है और फिर इनको काला ओवरकोट पहना हुआ एक आदमी गन के साथ आता हुआ दिखता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और उसके हाथ में गन भी है, यानी कि यही हुकुम का बादशाह है जो गोलियों की बरसात कर रहा है। अब ये इससे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी इनका एक दोस्त गाड़ी लेके आता है जिसका नाम टट्टा है। सभी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन हुडी बॉम्ब की वजह से गाड़ी में नहीं बैठ पाता। अब गाड़ी में ये लोग डिस्कस करते हैं कि गेम कब शुरू हुआ कुछ पता ही नहीं चला, हमें किसे मारना है इसका भी कुछ पता नहीं है। तभी अरिज़ु बोलता है हमें इसी आदमी को मारना है और यही हुकुम का बादशाह है और सबसे ताकतवर भी है। वो आगे कहता है कि हर कार्ड का अपना एक बादशाह है और अगर हमने सभी को हरा दिया तो ये पड़ाव भी पार हो जाएगा। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से हुकुम का बादशाह गाड़ी लेके आता है और इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर चेजिंग के दौरान इनकी गाड़ी गिर जाती है और इनको फिर भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। अब भगदड़ में अरिज़ु, टट्टा, कुनी और उसागी एक जगह पर पहुंच जाते हैं और इनके बाकी दोस्तों का कुछ पता नहीं चलता। फिर ये एक कार के शोरूम में जाते हैं। वहाँ टट्टा नई नई कार को देखता है और उसको उनको चलाने का मन करता है, लेकिन उसागी और अरिज़ु खाने की तलाश में निकलते हैं और खाना कलेक्ट करते वक्त उन्हें अपने दोस्तों की पुरानी याद भी आती है कि वो कैसे साथ में खाया करते थे। फिर टट्टा और कुनी एक गाड़ी निकाल ही लेते हैं और फिर चारों गाड़ी में निकलते हैं। अगले सीन में अरिज़ु देखता है कि हुकुम का बादशाह हमारी ओर ही आ रहा है। अब इससे बचने के लिए सभी कार्ड के बादशाह की लोकेशन को वो एक मैप में रखता है और डिसाइड करता है कि हम किसी दूसरे कार्ड के बादशाह की लोकेशन पर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे कार्ड का बादशाह शांति से गेम खेलता हो, ऐसे हुकुम के बादशाह की तरह नहीं कि फायरिंग करता ही रहे। फिर वो मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि चिड़ी का बादशाह सबसे दूर है और ये वहीं जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि चिड़ी के गेम्स को टीम्स में खेला जाता है तो इनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा हैं। अब जैसे ये चिड़ी के इलाके में पहुंचते हैं तो वहाँ पर 5 बैंड रखे होते हैं। अगर 5 बैंड पहने गए तभी गेम शुरू होगा, लेकिन ये तो 4 हैं। तभी पीछे से आवाज आती है मैं हूँ 5वां खिलाड़ी और ये फर्स्ट सीजन की आखिरी गेम में उत्पाद मचाने वाला निरागी है। उस समय तो इसको मार दिया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे जिंदा बच गया। इनकी टीम को कैसे भी गेम खेलना है तो इनको निरागी को अपनी टीम में लेना ही पड़ता है। हालांकि इन्हें निरागी पर भरोसा कम है। अब 5 बैंड पहनते हैं और दरवाजा खुलता है। अंदर पहुंचते ही पता चलता है कि ये जगह बड़े बड़े कंटेनर से भरी हुई है। तभी सामने स्क्रीन पर अनाउंसमेंट की जाती है कि चिड़ी के बादशाह की टीम पहुंच रही है। एक एक करके उनके मेंबर आते हैं। आखिरी में चिड़ी का बादशाह आता है जिसका नाम क्यूमा है, लेकिन पूरा नंगा है। लगता है बादशाह को जनता ने लूट लिया। खैर छोड़िए। फिर वो अपने सभी साथियों का इंट्रो देता है। फिर बादशाह क्यूमा कहता है मुझे नंगा देखकर हैरान मत रहना, न्यूडिटी तो सालों से सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है और वैसे भी हमको वैसे ही रहना चाहिए जैसे ऊपर वाले ने हमको भेजा है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें क्यूमा और उसकी टीम म्यूजिक बैंड में है और वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब दोबारा प्रेजेंट में आते हैं तो क्यूमा कहता है मैं इस गेम का लीडर हूँ। हमारी टीम के एक मेंबर ने इस गेम को बनाया है, लेकिन हमने भी आज से पहले इस गेम को नहीं खेला। इस गेम में तुम्हें हमारे अगेंस्ट खेलना है। जिसकी टीम जीतेगी वो बच जाएगी, लेकिन जो हारा वो सीधे मर जाएगा। अब दोस्तों आप भी ध्यान से सुनना, क्योंकि गेम्स के रूल्स बताए जाने वाले हैं। स्क्रीन पर आता है कि इस गेम का नाम होगा ऑस्मोसिस। अब क्यूमा पूरा डिफाइन करता है कि रूल्स कैसे होंगे। वो कहता है कि टाइम लिमिट है 2 घंटे। हम में से जिसकी टीम के आखिरी में ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो गेम जीतेगी। दोनों टीम्स 10,000 पॉइंट्स के साथ गेम की शुरुआत करेगी और ये 10,000 पॉइंट्स हर टीम को अपने मेंबर्स में बांटने हैं। पॉइंट्स किसी को भी कम ज्यादा दिए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम सभी के पास 100 पॉइंट्स होने चाहिए। सब कुछ वैसे टीम लीडर पे डिपेंड करता है कि वो किसको कितने पॉइंट्स देना चाहता है। अब वो स्क्रीन पर एक एग्जांपल देते हुए कहता है पॉइंट्स का बंटवारा ही इस गेम का सबसे अहम हिस्सा है। पॉइंट्स गेन करने के 3 तरीके हैं। पहला है, ध्यान से सुनना, दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच बैटल। अब ये कैसे हो सकता है इसका एक एग्जांपल देते हुए क्यूमा कहता है मैंने तुम सभी को अभी कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो तुम्हारे बैंड में दिखेंगे। बैटल करने के लिए तुम्हें बस अपने विरोधी खिलाड़ी को छूना है और छूते समय जिस खिलाड़ी के बैंड में ज्यादा पॉइंट्स होंगे
वो जीत जाएगा। हारने वाले के 500 पॉइंट्स कटेंगे और जीतने वाले को 500 मिलेंगे। यानी कि छूते वक्त अगर मेरे 3500 पॉइंट्स हैं और दूसरे के 2000, तो मुझे 500 मिलेंगे और दूसरे के 500 कटेंगे। बैंड दोनों खिलाड़ियों के पॉइंट्स दिखाएगा और स्क्रीन पर भी टोटल पॉइंट्स पर फेरबदल होगा। अब इस गेम में इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी के पॉइंट्स पता नहीं होंगे। मतलब किसी को छूने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसके अलावा बैटल में 2 से ज्यादा लोग भी खेल सकते हैं। एक ही टीम के अगर दोनों खिलाड़ियों ने हाथ पकड़ लिया तो उनके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और इससे वो किसी दूसरे ऐसे प्लेयर को हरा सकते हैं जिसे सिंगल हराना मुश्किल है। और जीतने पर जो 500 पॉइंट्स मिलेंगे वो दोनों में इक्वल 250-250 बन जाएंगे। और अब दूसरा है आइटम्स। यहाँ पर अनगिनत कंटेनर्स हैं जिसमें से 6 के अंदर एक डिवाइस है जो बोनस पॉइंट्स देगा। अगर कोई उनको ढूंढ निकालता है तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अब तीसरा है बेस। इसको हम फुटबॉल की गोल की तरह समझ सकते हैं। दोनों टीम का अपना बेस होगा और बेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीम मेंबर दूसरी टीम के बेस को छूता है तो छूने वाले की टीम को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर कोई खिलाड़ी अपने बेस को छूता है तो उसके पॉइंट्स अनगिनत यानी कि इन्फिनिटी हो जाएंगे। और इस पोजीशन में अगर दूसरी टीम का कोई मेंबर उसको छूता है तो छूने वाले के 10,000 पॉइंट्स कम हो जाएंगे यानी कि माइनस में भी जा सकते हैं और पोल को पकड़े रहने वाले खिलाड़ी को 10,000 मिल जाएंगे। और एक और बात, अगर पॉइंट्स किसी के माइनस में चले गए तो वो उसी टाइम मर जाएगा। क्यूमा एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है, अगर किसी भी खिलाड़ी ने बैटल लड़ ली हो या दूसरी टीम के बेस को छू लिया हो तो उस खिलाड़ी को दूसरी बैटल लड़ने से पहले या दोबारा दुश्मन के बेस को छूने से पहले अपने बेस को टच करना होगा। अगर किसी ने बैटल लड़ी हो और बिना अपने बेस को छुए दूसरी बैटल लड़ेगा तो उसको खुद और जिससे वो बैटल करेगा उन दोनों को उनके बैंड से जोर का झटका लगेगा। इसीलिए एक बैटल खत्म होने के बाद उस खिलाड़ी को वापस अपने बेस में आना है और बेस को छूना है, तभी वो एक्टिव हो सकता है। आखिरी में अरीजू क्यूमा से कहता है, अगर हम सभी गेम्स को पार कर लेते हैं तो क्या हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं? लेकिन क्यूमा कहता है कि किस दुनिया की बात कर रहे हो, यही असली दुनिया है। क्यों डर लग रहा है? हाँ, यही होता है जब मौत से सामना होता है तभी इंसान की असलियत बाहर आती है। अगर सच जानना है तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ना। दोस्तों अब गेम शुरू होता है। अरीजू ने पॉइंट्स इस तरह से बांटे हैं कि तेज दौड़ने वाले को कम पॉइंट्स और धीरे दौड़ने वाले को ज्यादा पॉइंट्स। वहीं जो बेस में रहेगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। एक ज्यादा और एक कम पॉइंट्स वालों की 2 जोड़ी बनाई जाती है। अरीजू और क्यूमी साथ होते हैं, वहीं निरागी और उसागी साथ होते हैं और टट्टा बेस को रखवाली करता है। अब अरीजू और क्यूमी सबसे पहले कंटेनर्स को चेक करते हैं ताकि वो बोनस को ढूंढ सके। तभी क्यूमी को एक डिवाइस मिलता है और बटन दबाते ही उसे 2000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। बोनस मिलते ही स्क्रीन पर भी टोटल पॉइंट्स में चेंज होता है और अभी अरीजू की टीम आगे है। अरीजू को तभी क्यूमा दिखता है और क्यूमा कहता है चलो एक बैटल हो जाए। पहले तो अरीजू क्यूमी का हाथ पकड़ने वाला होता है, पर तभी अरीजू को लगता है कि मुझे इससे अकेले लड़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो अरीजू जीत जाता है क्योंकि उसके 4600 पॉइंट्स होते हैं जबकि क्यूमा के 2000 पॉइंट्स, और फिर टोटल पॉइंट्स में भी बदलाव हो जाता है। अरीजू क्यूमा से कहता है तुमने सभी को बराबर पॉइंट्स बांटे हैं क्या? वो कहता है हाँ, मेरे लिए मेरी टीम का हर एक मेंबर बराबर है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि खुद ज्यादा रख लूं और बाकी को कम दूं। और फिर ये सुनकर अरीजू क्यूमा से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि क्यूमा हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। यहाँ निरागी और उसागी हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं और तभी वो दूसरी टीम के एक मेंबर को टच करते हैं और जीत जाते हैं। फिर टोटल पॉइंट्स में बदलाव होता है। अरीजू और क्यूमी भी हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों ही दूसरी टीम के एक मेंबर को हरा देते हैं। और अब चारों अपने बेस के पास आते हैं और बेस को टच करके दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। और अभी तक अरीजू की टीम आगे चल रही है। अब क्यूमा की टीम स्क्रीन पर देखती है कि अरीजू की टीम 5000 पॉइंट से आगे है। फिर ये खतरनाक प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं और ये सभी एक एक करके अरीजू की टीम के बेस पर जाते हैं और टट्टा को घेर लेते हैं। अब बेचारा तत्ता इतने सारे लोगों को बेस को छूने से कैसे रोक पाएगा? तत्ता बेस को छूता है और उसके इन्फिनिटी पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर ये सभी उसकी तरफ भाग कर आते हैं लेकिन 3 लोग बेस को टच कर जाते हैं और क्यूमा की टीम को मिलते हैं 30,000 पॉइंट्स। स्क्रीन पर भी पॉइंट्स बदलते हैं लेकिन तत्ता ने एक को टच कर लिया था और तत्ता को छूने वाले के पॉइंट्स माइनस में चले जाते हैं और क्यूमा की टीम से भी 10,000 पॉइंट्स माइनस होंगे। उसी टाइम ऊपर से लेजर लाइट आती है और जिसके माइनस पॉइंट्स हो गए थे वो मर जाता है। उसको देखकर क्यूमा बड़ा निराश होता है और कहता है मैं तुम्हारी मौत ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और अब सिचुएशन ऐसी है कि क्यूमा की टीम के 3 खिलाड़ी के पास 10,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। मतलब अरीजू को अब प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होगा। वो कहता है हमें अलग अलग होकर बैटल से बचते हुए बोनस आइटम्स को ढूंढना है और यही एक तरीका है पॉइंट्स गेन करने का। फिर एक एक करके कंटेनर्स को चेक करते हैं। इसी बीच स्क्रीन पर आता है कि क्यूमा की टीम को बोनस मिला है और तभी क्यूमा की टीम से कोई उसागी को टच कर देता है और क्यूमा की टीम को 500 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। उनकी टीम को फिर एक और आइटम मिलता है और अब उनकी टीम अरीजू की टीम से 7,000 पॉइंट्स आगे है।
क्यूमी भी एक से फाइट करती है लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाती और हार जाती है। क्यूमा की टीम को फिर से पॉइंट्स मिलते हैं। अब गेम ऐसे ही चलता रहता है और अब क्यूमा की टीम 12,000 पॉइंट से आगे है। अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। अरिजू की टीम में सिर्फ दत्ता के पास ही 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स है। अब अरिजू कहता है कि हमें उनकी तरह सोचना होगा। अभी तक तो हम डर की वजह से खेल रहे थे, लेकिन अब हम डर से नहीं डरा के खेलेंगे। वो खुद को एक्टिवेट भी नहीं करता। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, खैर ये तो बाद में पता चलेगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग ये उनके बेस में जाते हैं। उसागी कंटेनर के ऊपर से उनके एक खिलाड़ी को उकसाती है और उसको अपने पीछे दौड़ाती है। क्यूमी, अरिजू और निरागी क्यूमा के बेस पे पहुंचते हैं। बेस में इनके 3 मेंबर रक्षा कर रहे होते हैं। तीनों बेस को छूते हैं और तीनों के इन्फिनिटी पॉइंट हो जाते हैं। उसागी इसको अभी भी भगा रही है लेकिन उसके हाथ ही नहीं लगती। अब जैसे ही अरिजू क्यूमा को टच करता है तो क्यूमा और उसको तगड़ा झटका लगता है और अब पता चला कि अरिजू ने अपने आप को एक्टिवेट क्यों नहीं किया था। निरागी यूटा के मुंह पर थूकता है और इसी बीच बेस को छू लेता है और अब उसको 10,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्यूमी भी बेस को छूने वाली होती है कि तभी एक मेंबर उसको लात मार के हटा देता है और टच होने से क्यूमा की टीम को 500 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। अब क्यूमा की टीम 3,000 पॉइंट से आगे है। अब अरिजू की टीम को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम हारने वाले हैं। उसागी अब और आइटम ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं तभी उसागी को बोनस मिलता है और वो भी 2500 पॉइंट्स का। अब दोनों टीम के बीच सिर्फ 500 पॉइंट्स का फर्क है। अरिजू की टीम को जीतने के लिए 500 पॉइंट्स लेने हैं। अब निरागी उसागी के साथ बदतमीजी करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जीतना तो नामुमकिन है, क्यों ना एंजॉय कराए। तभी अरिजू निरागी को पीट पीट कर पूरा हल कर देता है। अब अरिजू क्यूमा के पास जाता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की तारीफ करते हैं और सच में यार क्यूमा की बातों से लगता है कि उसे मौत का कोई गम ही नहीं है। मौत आ भी गई तो भी अच्छा और नहीं भी तो भी। अरिजू क्यूमा को कहता है अब हम हारने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे एक बार हाथ मिलाऊं। क्यूमा भी रेडी हो जाता है लेकिन ये क्या, टच होते ही अरिजू की टीम को 500 पॉइंट्स मिल जाते हैं और क्यूमा की टीम के 500 पॉइंट्स कट जाते हैं और अब अरिजू की टीम आगे है और वो जीत भी चुकी है। तो अरिजू ने यह कैसे किया, चलो फ्लैशबैक देखते हैं। दिखाते हैं कि तत्ता अपने हाथ को तोड़ रहा है। वो उस बैंड को निकालना चाहता है और फिर वो अरिजू को कन्विंस करता है कि टीम को जिताने के लिए मुझे ये बलिदान देना ही होगा। तुम इस बैंड को निकाल लो और अगर तुम इसको भी अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। ना चाहते हुए भी अरिजू को ये करना ही पड़ता है। फिर वो तत्ता का बैंड अपने पास रख लेता है और यही कारण था कि अरिजू ये मैच जीत गया। हारने के बाद भी क्यूमा की आंखों में कोई गम नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि हार गए तो हार गए, जरा देखें तो मौत कैसी होती है। अरिजू कहता है कि हम दोनों की टीम ने पूरी जान लगा दी इस मैच को जीतने के लिए। क्या तुम भी पहले हमारे जैसे खिलाड़ी थे ना? तुम भी अभी तक सारे गेम्स जीत कर यहाँ तक पहुँचे हो, है ना? और सारे गेम्स जीतने के बाद भी तुम अपने घर नहीं जा पाए, कह दो ये सच है। क्यूमा भी कह देता है कि तुम इसी को सच मान लो। फाइनली टाइम खत्म होता है और अरिजू की टीम जीत जाती है। क्यूमा अपनी मौत का इंतजार करते हुए अपनी बाहों को फैलाई खड़ा है। उसके चेहरे पर तब भी मुस्कान रहती है और आखिर में क्यूमा की पूरी टीम एक एक करके मर जाती है। जीतने के बाद चिड़ी के बादशाह का कार्ड भी ब्लास्ट हो जाता है और अभी तत्ता के पास पहुंचते हैं और उसकी हालत बहुत ही खराब है। फिर वो दम तोड़ देता है। फिर ये उसको श्रद्धांजलि देते हुए गड्ढे में दफना देते हैं और निरागी भी बड़ी अकड़ में कहता है कि वैसे थैंक्स मुझको बचाने के लिए, और चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। लगता है ये एक नया गेम है। हमको अब एक गले का बैंड दिखाया जाता है। उसको एक लड़का अपने गले में पहनता है और पीछे की साइड से उस पे एक छोटी सी स्क्रीन होती है जहाँ पर कार्ड का साइन दिखाया जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर और भी प्लेयर होते हैं जिनके गले में वही सेम बैंड होता है। यहाँ पर हुडी भी होता है। अब अनाउंसमेंट की जाती है कि इस पड़ाव का नाम है दिल का गुलाम, गेम है कैद खाना। इस खेल का नियम है कि इन प्लेयर्स को अपने बैंड के पीछे बने कार्ड के सिंबल को गैस करना है। कोई भी खुद अपने सिंबल को नहीं देख सकता क्योंकि वो पीछे की तरफ है। हर राउंड के लिए टाइम है 1 घंटा। टाइम खत्म होते ही आखिरी 5 मिनट में किसी भी सेल में एंटर करना है और अपने सिंबल का नाम बताना है। अगर कोई गलत जवाब देता है तो उसका कॉलर वहीं फट जाएगा और वो सीधे ऊपर। हर राउंड में सिंबल चेंज होगा लेकिन कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस से चीटिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। किसी ने ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हाँ, कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का सिंबल देखकर बता सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस गेम का मकसद यही है कि आपको दूसरों पर कितना भरोसा है। इसके अलावा दिल का गुलाम भी एक खिलाड़ी के रूप में इस गेम को खेल रहा है लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन है। और इस गेम के राउंड तब तक चलते रहेंगे जब तक दिल का गुलाम मारा नहीं जाता। लेकिन कोई भी किसी खिलाड़ी को हथियार से नहीं मारेगा। इसका मतलब है जब तक गुलाम गलत जवाब देकर मर नहीं जाता खेल चलता ही रहेगा। सिंपल है कि गेम खत्म करने के लिए दिल के गुलाम का पता लगाना होगा और उससे झूठ बोलकर उसे मरवाना होगा। और वैसे इस गेम की कोई सीमा नहीं है। जब तक गुलाम जिंदा है तब तक गेम चलता रहेगा। खाने पीने का पूरा सामान है, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि अगर सभी सच बोलकर एक दूसरे को बचाएंगे तो खेल तो कभी भी पूरा नहीं होगा। यानी कि सभी को झूठ बोलना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये लोग कैसे खेलते हैं।
सभी प्लेयर्स अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, कोई 2 का बनाता है तो कोई 6 का। हुडी का पार्टनर ये येलो ड्रेस वाला आदमी है, अब से मैं इसको हुडी का पार्टनर ही बोलूंगा। हुडी उससे कहता है हमें गेम को ऑब्जर्व करना होगा कि कौन कौन झूठ नहीं बोल रहा है। और ये ब्लू फ्रॉक वाली लड़की साइको की तरह लग रही है, मैं इसको साइको बोलूंगा। साइको अपने ग्रुप वालों से बोलती है बताओ मेरा क्या सिंबल है। सभी कहते हैं कि दिल है, दिल है। फिर एक एक करके सभी आते हैं और सभी सच बता देते हैं। दूसरी तरफ हुडी सभी को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। अब जवाब देने का टाइम आता है। फिर ये लोग किसी भी सेल में घुस जाते हैं, सभी सही जवाब देते हैं और सही सलामत बाहर भी आ जाते हैं। फिर दोबारा सभी अपने ग्रुप में चले जाते हैं। अब दूसरे राउंड के लिए सभी के सिंबल दोबारा बदल दिए जाते हैं। अब इस टकले को दिखाते हैं, ये टकला इस आदमी को मारता है और कहता है बता मेरा क्या सिंबल है। तभी एक आदमी उस मार खाने वाले के पास जाता है और कहता है तुम टकले को झूठ बोल दो कि तुम्हारा चिड़ी है। वो भी झूठ बोल देता है कि चिड़ी है। अब जैसे जवाब देने की बारी आती है और जैसे टकला कहता है चिड़ी, वो सीधे ऊपर स्क्रीन पर उस आदमी की फोटो भी गायब हो जाती है। अब सभी बात करने लगते हैं कि उस आदमी ने उस टकले को झूठ बोला, उससे दूर रहो। साइको बोलती है लगता है ये झूठ बोलने वाला ही दिल का गुलाम है, क्यों ना हम इसको ही मार डालें। लेकिन ये येलो ड्रेस वाली लड़की इनके विरोध में होती है। अब साइको की टीम उस झूठ बोलने वाले को इस बार हुक्म बताती है, जबकि उसके पीछे दिल होता है। जैसे जवाब देने की बारी आती है तो वो भी मर जाता है और उसकी फोटो भी गायब। अब अगला राउंड शुरू होता है तो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी ने सोचा था कि झूठ बोलने वाला ही दिल का गुलाम है और उसके मरने के बाद खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब दिल का गुलाम अभी भी जिंदा है। अब तो सभी को एक दूसरे पर विश्वास कम होने लगता है। साइको अब उस येलो ड्रेस वाली को मरवाने के लिए कहती है, क्योंकि येलो ड्रेस वाली उस समय इनके विरोध में थी जब वो झूठ बोलने वाले को मरवाना चाह रहे थे। फिर प्लान के अकॉर्डिंग ये सभी येलो वाली को भी गलत बता देते हैं और उससे भी मरवा देते हैं, उसकी फोटो भी गायब। अब अगला राउंड शुरू होता है, फिर से सभी एक दूसरे को उनके सिंबल बताते हैं। लेकिन इस ब्राउन वाली को देखकर लगता है इसको साइको पर भरोसा नहीं है और ना ही अपने टीम मेंबर्स पर। वैसे इस समय साइको ब्राउन वाली को सही बताती है। ब्राउन वाली फिर भी दूसरे प्लेयर्स के पास जाती है और उनसे पूछती है जरा मेरा सिंबल बता दो। लेकिन दोनों बड़े हरामी है, वो उस ब्राउन वाली को गलत बता देते हैं। अब ब्राउन वाली सोचती है मेरी टीम ने मुझे गलत बताया और ये सच बोल रहे हैं। बड़ी खुशी के साथ वो सेल में जाती है और खुशी तब तक ही रहती है जब तक वो गलत सिंबल नहीं बता देती। जैसे ही बताती है सीधे ऊपर। और अब कई फोटोज गायब होने लगती है, मतलब प्लेयर अब ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं। गेम ऐसे चलता रहता है और फोटोज धीरे धीरे कम होने लगती है। अब कुछ ही लोग बचे होते हैं। साइको के ग्रुप में ये बूढ़ा और ये चश्मे वाला और एक और लड़की होती है। साइको बूढ़े को उसका सिंबल बताती है, फिर वो बूढ़े से पूछती है मेरा क्या है। बूढ़ा पहले तो झूठ बोलने की सोचता है और कहता है ईंट ईंट, नहीं दिल है। अब साइको को शक होने लगता है कि ये झूठ बोलने वाला था। फिर अगले राउंड में वो चश्मे वाले और उस लड़की को बोलती है अब इस बूढ़े को भी खत्म करना होगा। वहीं बूढ़ा भी उन दोनों के पास जाके बोलता है इस साइको को रास्ते से हटाना होगा। वहीं चश्मे वाला और वो लड़की भी कहते हैं कि हमको इन दोनों को हटाना होगा, यानी कि हर कोई एक दूसरे को हटाने की बात कर रहा है। फिर सभी एक दूसरे को दोबारा सिंबल बताते हैं। फिर पता लगता है कि साइको और बूढ़ा दोनों मर गए हैं, यानी कि चश्मे वाले ने और उसके साथ वाली लड़की ने इन दोनों को गलत बताया था। और फिर क्या, अगले राउंड में चश्मे वाला और वो लड़की खुद भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और दोनों एक दूसरे को गलत बता देते हैं और मर जाते हैं। अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। हुडी का पार्टनर वैसे झूठ तो नहीं बोलता पर हार मान जाता है। दोनों एक दूसरे को उनका सिंबल बताते हैं, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो हुडी का पार्टनर कुछ नहीं बोलता और वैसे मर जाता है। अब जो बचे हैं उनमें ये ब्लैक सूट में ब्लैक लेडी और ब्लैक मैन है। मैं इनको दोस्तों इन्हीं नाम से बुलाऊंगा, ठीक है। दूसरा है हुडी और आखिरी ग्रुप है ब्लू शर्ट और व्हाइट शर्ट वाले का। अब हुडी सभी को चेक करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो व्हाइट शर्ट वाले को भड़काता है कि तुम्हारा पार्टनर यानी कि ब्लू शर्ट वाला एक खूनी है, उसने 4 औरतों को मारा है और उसे मौत की सजा भी हुई थी और मुझे लगता है कि वही दिल का गुलाम है। चलो हम एक दूसरे को सिंबल बताते हैं। हालांकि हुडी तो उसको सच बता देता है, लेकिन व्हाइट शर्ट वाला उसको झूठ बोलता है कि तुम्हारा दिल है, जबकि हुडी का ईंट होता है। व्हाइट शर्ट वाला अब ब्लू वाले के पास जाता है और बोलता है हुडी ही दिल का गुलाम है और इस राउंड में वो पक्का मरने वाला है। यहाँ ब्लैक मैन ब्लैक लेडी से कहता है मुझे ब्लू शर्ट वाले पे शक है कि वही दिल का गुलाम है, क्योंकि झूठ बोलने की शुरुआत उसी ने करवाई थी। स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि टकले को मरवाने के लिए ब्लू शर्ट वाले ने ही उस आदमी को झूठ बोलने को कहा था। हुडी अब ब्लैक लेडी से मिलता है और उसको भी भड़काता है कि उस ब्लैक मैन ने तुम्हें अपने कंट्रोल में किया हुआ है। हुडी पहले तो ब्लैक लेडी का सिंबल बताता है कि तुम्हारा दिल है और खुद पूछता है कि मेरा चिड़ी है ना, लेकिन वो बिना कुछ कहे चले जाती है। वैसे असल में तो हुडी का ईंट है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता। अब दोबारा सिंबल बताने की बारी आती है। ब्लैक मैन ब्लैक लेडी को सही सिंबल बताता है, लेकिन वो उसको गलत बता देती है और चिड़ी की जगह ईंट बोल देती है।
ब्लू शर्ट व्हाइट शर्ट को सही बताता है, लेकिन व्हाइट वाला ब्लू को गलत बताता है। अब जवाब देने की बारी आती है तो हुडी बहुत फंस जाता है। तो दोस्तों, क्या हुडी बच पाएगा और कौन कौन इस बार मरने वाले हैं और कौन कौन बाहर आने वाले हैं, जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड जो कि कल आएगा। और अगर सीरीज अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका एलिस इन बॉर्डरलैंड के क्लाइमेक्स एपिसोड में। चलिए जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हुडी सोचता है जहां तक व्हाइट शर्ट वाले की बात है तो वो तो झूठ ही बोलेगा, और जब मैंने उस लेडी से चिड़ी कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब या तो ईंट है या फिर हुक्म। अब गेम में दोस्तों बड़ा रोमांच आ जाता है। टाइम खत्म होता है और सबसे पहले व्हाइट शर्ट वाला आदमी बाहर आता है और खूब हंसता है कि या मैं जीत गया। सब मारे गए। 3 सेकंड की खामोशी के बाद एक एक करके हुडी, ब्लैकमैन और ब्लू शर्ट वाला बाहर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। हुडी बाहर आते ही व्हाइट शर्ट वाले को कहता है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम ही दिल के गुलाम हो। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लू शर्ट वाले के कहने पर तुम उसके साथ रहने को तैयार हो गए थे, और इतनी जल्दी कोई किसी से नहीं घुल मिल पाता जितना तुम घुले हो। तुमको देखकर तो लग रहा था कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। ब्लू शर्ट वाला भी व्हाइट शर्ट वाले से कहता है, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मैं तो एक खूनी हूँ। ऊपर से तुम तो ऐसे जता रहे थे जैसे तुम बहुत ही स्मार्ट हो और मैं खत्म हूँ। और फिर मैंने ये देखने के लिए खेल जारी रखा। शायद तुम्हें लगा कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, और ऐसा कॉन्फिडेंस तो किसी खास पोजीशन में रहने वाले को ही हो सकता है, जैसे कि दिल के गुलाम को। तभी ब्लैकमैन आता है और कहता है, तुम ब्लैक लेडी से शुरू से कनेक्टेड थे। मैंने उसे उसका असली सिंबल बताया था, लेकिन तुमने उसे कंट्रोल किया हुआ था और उसको नकली बता के मरवा दिया। अब हुडी कहता है, जब मैं कैफेटेरिया में था तो मैंने देखा तुम और ब्लैक लेडी एक ही टाइम पर स्नैक्स लेने आया करते थे। वहाँ पर 4 अलग अलग कलर के स्नैक्स थे और तुमने सेट किया हुआ था कि किस सिंबल के लिए कौन सा कलर यूज करना है, और उन्हीं कलर वाले स्नैक्स से तुम एक दूसरे को सिंबल बताया करते थे। तुम दोनों ऐसे दिखाते थे जैसे तुम्हें तुम्हारे पार्टनर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो। अब व्हाइट शर्ट वाला कहता है कि तुम 3 कब एक साथ मिल गए। तो ब्लैकमैन कहता है, हमने तो बस एक दूसरे पे विश्वास किया है और यही गेम का असली रूल भी है। अब वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ब्लैकमैन और ब्लू शर्ट मिले थे। फिर ब्लू शर्ट और ब्लैकमैन उसको एक सेल में डालते हैं और उससे कहते हैं, हमें यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दो। आखिरी में दोनों उसको मार देते हैं और गेम खत्म। इस तरह दिल का गुलाम भी खत्म हो जाता है। तो अब हुडी के दिल का गुलाम वाले गेम को जीतने के बाद अगले सीन में अरिज़ो और उसागी को दिखाते हैं। दोनों सड़क में लोगों को मरा हुआ देखते हैं। तभी एक कैरवन के बाहर एक आदमी घायल लेटा होता है। अरिज़ो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बस एक ही वर्ड कहता है, जो है फिल्म। फिर ये दोनों कैरवन के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक फोटोग्राफर था जिसने फिल्म रील में कुछ कलेक्ट किया हुआ है। अरिज़ो चेक करता है तो उन्हें वीडियो में वही आदमी दिखता है। वो आदमी वीडियो में सभी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसमें इन दोनों की फ्रेंड आन भी होती है। आन बात कर रही होती है कि पेड़ पौधे बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया का राज अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। वो आदमी जैसे ही इस जगह पर आता है तभी इन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और सभी लोग मरने लगते हैं। वीडियो के खत्म होते ही अरिज़ो खिड़की से बाहर देखता है तो हुकुम का बादशाह आ रहा होता है और वह फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। इस फायरिंग में भागते भागते अरिज़ो पर किसी चीज से वार किया जाता है और इसी बीच उसागी अरिज़ो से बिछड़ जाती है। जब अरिज़ो को होश आता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसके हाथ में धनुष बाण होते हैं। वो अरिज़ो को कहती है, तुम्हें वो उठाकर लेके आया है। अब जैसे ही अरिज़ो ये देखने के लिए जाता है कि वो कौन है तो पता चलता है कि ये पहले सीजन के गेम का एक खतरनाक आदमी है जो कि उस समय सभी को मार रहा था, और इसका नाम है अगुनी। वैसे तो ये भी उस समय मर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे बचा। वैसे लगता तो है कि अब ये सुधर गया है। फिर अरिज़ो उसे बताता है कि तत्ता की गेम में मौत हो गई है, कुनी हुडी को ढूंढने गई है और अब मुझे उसागी को ढूंढना है। लेकिन अगुनी का अगला टारगेट अब हुकुम का बादशाह है, वो उसको मारना चाहता है। और अब हमें पता चलता है कि धनुष वाली लड़की का नाम है हेया। फिर उसके खेले गए गेम को दिखाते हैं। कुछ प्लेयर एक फुटबॉल ग्राउंड में खड़े होते हैं और सभी को एक फोन उठाना है। गेम का रूल यह है कि ग्राउंड के तबाह होने तक सभी को बाहर बचना है। ग्राउंड हर जगह से फटने लगता है और वहाँ पर विस्फोट होते हैं, सभी मारे जाते हैं। लेकिन अगले सीन में हेया को दिखाते हैं जो बची हुई है, लेकिन उसके पाँव में सरिया घुसा हुआ है। फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो सीधे क्लिनिक में जाती है तो वहाँ पर एक शराबी डॉक्टर होता है। वो उससे कहती है कि इस पैर को ठीक कर दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। वो भी तैयार हो जाता है। अगुनी भी अपने पिछले गेम की बातों को याद करता है जब उस सभी को मार रहा था। उस वक्त अरिज़ो ने उसको कहा था कि किसी भी निर्दोष को मत मारना। अब सुबह ये तीनों तैयार होते हैं और हुकुम के बादशाह को मारने के लिए निकलते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि हम उसको एक ट्रैप में फंसाएंगे और उसको पकड़ने के लिए फ्लेयर और तार का यूज करने वाले हैं ये। फिर प्लान के अकॉर्डिंग ये सब कुछ रेडी करते हैं और रात को बारिश हो रही होती है। अरिज़ो बंदूक लेके इधर उधर देख रहा होता है और तभी हम हुकुम के बादशाह को अपनी बंदूक के साथ और नाइट विजन के साथ आता हुआ देखते हैं। वो अरिज़ो को टेंट के नीचे देख लेता है, लेकिन लगता है वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है। वो इनके द्वारा लगाई गई तार को भी देख लेता है। वो जैसे ही अरिज़ो को निशाने पे लेता है तभी हेया धनुष से फ्लेयर चला देती है
इसी बीच अगुनी भी बादशाह पर गोली चला देता है। इन्हें तो लगता है कि इन्होंने उसको मार दिया है, लेकिन उसका सूट ब्लड प्रूफ होता है। फिर खड़े उठ के वो इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो अरिजू के पीछे पड़ता है और मजबूरन अरिजू को नीचे पानी में कूदना पड़ता है। फिर बादशाह और अगुनी के बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अगुनी उसके सामने टिक नहीं पाता। हेया भी अगुनी की मदद करने आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर दोनों उससे छुप जाते हैं और बादशाह को लगता है कि दोनों मारे गए होंगे और वो चला जाता है। अब सुबह दिखाते हैं तो अरिजू तैर कर किनारे पहुंच चुका है। हेया और अगुनी भी बच गए हैं और वो ठीक लगते हैं। अब अरिजू देखता है कि पूरी सिटी में हर जगह पेड़ पौधे उग गए हैं। अब कुनी को दिखाते हैं तो वो हुकुम के गुलाम वाले गेम को खेल रही होती है, जिसमें वो सभी को मारती है और उसमें जीत भी जाती है। अब उसागी को दिखाते हैं तो वो एक बच्चे के साथ अगला गेम खेलने जाती है और वहाँ पर उसको अरिजू भी मिल जाता है। अरिजू कहता है मुझे पता था तुम यहीं पर होंगी, क्योंकि फिजिकल गेम्स तुम्हारी खासियत है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस गेम का नाम है चेकमेट। इसमें एक टीम हुकुम की बेगम की है और दूसरी चैलेंजर्स की। बेगम की टीम में 4 मेंबर हैं, जबकि चैलेंजर्स टीम में 16 मेंबर हैं। हर टीम का एक बादशाह होगा। बेगम की टीम का बादशाह खुद बेगम है और फिर चैलेंजर्स टीम से बेगम उस छोटे बच्चे को बादशाह चुनती है। गेम्स के रूल्स ये हैं कि 16 राउंड्स तक दोनों टीमों की एक एक करके बारी आएगी। जब बेगम की टीम की बारी होगी तो वो चैलेंजर्स टीम के खिलाड़ियों को पकड़ेंगे। दोनों टीमों की पीठ पर एक बटन होगा। बेगम टीम का बटन का कलर ऑरेंज है, जबकि चैलेंजर्स टीम के बटन का कलर ब्लू है। अगर बेगम टीम के खिलाड़ी चैलेंजर्स टीम के खिलाड़ी की पीठ पर लगे बटन को दबा देते हैं तो उसका कलर ब्लू से ऑरेंज हो जाएगा और फिर उस राउंड में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले राउंड में वो बेगम की टीम से खेलेगा। ऐसे में आखिरी राउंड में जिसकी टीम में ज्यादा खिलाड़ी होंगे वो जीत जाएगा। और एक और बात, जिनको बादशाह बनाया गया है वो अपनी ही टीम में रहेगा, मतलब उसको कोई नहीं छुएगा। हर टीम को पकड़ने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। जैसे 5 मिनट खत्म, उनके पकड़ने की बारी भी खत्म और भागने की शुरू हो जाएगी। हारने वाली टीम को मार दिया जाएगा और फिर गेम शुरू होता है। अरिजू और उसागी बच्चे को सेफ रखकर खेल को खेलते हैं। पहले बेगम टीम की बारी पकड़ने की है। वो 4 हैं पर बहुत ही खतरनाक है। बेगम की टीम धीरे धीरे चैलेंजर्स की टीम को ब्लू से ऑरेंज कर देती है। अब चैलेंजर्स टीम की बारी है पकड़ने की। अरिजू और उसागी प्लान बनाते हैं जिनको ऑरेंज से ब्लू कर दिया गया है, हमें फिर से उनको ब्लू करना होगा। जैसे चैलेंजर टीम का खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को वापस ब्लू करने वाला होता है, तभी बेगम उसको लात मारकर हटा देती है। यानी कि इसमें मारपीट भी चल सकती है, पर यह बात बेगम ने शुरू में नहीं बताई थी। गेम चलता रहता है और चैलेंजर्स टीम के सभी खिलाड़ी बेगम की टीम में धीरे धीरे होते रहते हैं। बेगम तो सभी को मार मार कर अपनी टीम में शामिल कर रही होती है। जो खिलाड़ी अब चैलेंजर्स टीम से बेगम की टीम में आ चुके हैं, वो खिलाड़ी भी दूसरे चैलेंजर्स टीम के खिलाड़ियों को ब्लू से ऑरेंज कर देते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि बेगम की टीम चैलेंजर्स टीम से बहुत ही आगे होती है। अब बेगम अपनी टीम वालों से कहती है कि मुझे अरिजू चाहिए, कैसे भी करके उसको ढूंढो। अब स्कोर कुछ इस तरीके से है। बेगम की टीम में 17 खिलाड़ी और चैलेंजर टीम में 3 बच्चे हैं। वो है अरिजू, उसागी और वो छोटा बच्चा। फिर बेगम और उसागी के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। बेगम उसागी को नीचे फेंक देती है, लेकिन उसागी पोल को पकड़ के बच जाती है। नीचे आकर भी बेगम उसको खूब मारती है और उसका बुरा हाल कर देती है, लेकिन उसागी भी हार नहीं मानती। फिर चैलेंजर्स टीम के पकड़ने की बारी आती है तो उसागी छुपके से 3 लोगों को ऑरेंज से ब्लू कर देती है। तभी एक बूढ़ा खुद ही अरिजू के पास आता है और कहता है मुझे भी ब्लू कर दो। अब एक राउंड के बाद जब इनकी पकड़ने की बारी आती है तो ये सभी 6 के 6 बेगम की टीम के खिलाड़ियों को धीरे धीरे ऑरेंज से ब्लू कर देते हैं और इस तरह बाजी पलट जाती है और बेगम की टीम में सिर्फ बेगम ही बचती है और चैलेंजर्स टीम ये मैच जीत जाती है। फिर जीतने के बाद अरिजू बेगम से पूछता है हम कब अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाएंगे, तो वो भी वही कहती है कि आखिरी गेम खेलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। फिर बेगम वहां से नीचे कूद जाती है और ऊपर से एक लेजर उसको मार डालती है। उसके बाद अरिजू और उसागी गर्म पानी में नहाते हैं और थोड़ा इंटीमेट होते हैं। अब क्यूमी को दिखाते हैं तो वो अपने घर पर पहुंचती है और अपनी मम्मी के साथ अपनी तस्वीर को देखकर अपनी मम्मी को याद करने लगती है। और अब एक और नया खेल दिखाते हैं, ईंट के बादशाह का गेम। इसमें 5 मेंबर होते हैं। इसमें हमारा टैलेंटेड हुडी भी होता है। ईंट का बादशाह ये चश्मे वाला आदमी है और इसका नाम कुजूरियो है। वैसे दोस्तों ये गेम मैथ्स वालों को खूब पसंद आएगा, तो रूल सुन लो दोस्तों। हर किसी को 1 से 100 तक कोई भी नंबर चुनना है और पांचों के चुने गए नंबर का जो एवरेज होगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो नंबर निकल के आएगा उसके आसपास का नंबर उन पांचों में से जिसने भी चूज किया होगा वो जीत जाएगा। नहीं समझे तो एग्जांपल देता हूँ। सपोज पहले ने 10 सेलेक्ट किया, दूसरे ने 20, तीसरे ने 30, चौथे ने 40 और पांचवे ने 50, तो टोटल हो गया 150। इसका एवरेज निकालेंगे तो वो होगा 30। अब इसकी मल्टीप्लाई 0.8 से करेंगे तो आएगा 24। अब पांचों में से अगर जिसका नंबर भी 24 के आसपास का होगा वो जीत जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल का विनर है सेकंड वाला जिसने 20 सेलेक्ट किया था। हर राउंड के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। हर राउंड पर हारने वाले का 1 पॉइंट काट दिया जाएगा। जैसे किसी के -10 होते हैं उसके ऊपर गरम गरम तेल गिरेगा और वो मर जाएगा।
और आखिर तक बचे रहने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। साथ ही हर एक खिलाड़ी के कम होते ही एक नया नियम जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों अब खेल शुरू करते हैं। पहले राउंड में 5 प्लेयर्स के नंबर ये हैं। इनका एवरेज है 32.8। अगर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 26.24 और इसके सबसे नजदीक का खिलाड़ी है खुद ईंट का बादशाह कुजुरियो। पहले राउंड के बाद टोटल स्कोर है ये। इसके बाद हर खिलाड़ी अपने ही माइंड में अलग अलग लॉजिक लगाता है। सोचते तो ऐसे हैं जैसे कि मैथ्स के बादशाह होंगे। सेकेंड राउंड में पांचों के नंबर्स ये हैं, जिसका एवरेज आता है 16.6। इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 13.28 और इसके सबसे नजदीक का खिलाड़ी है एक बार फिर खुद बादशाह कुजुरियो। अब ईंट के बादशाह का पास्ट दिखाते हैं, जिसमें वो एक वकील है और सभी को जस्टिस दिलाने के लिए काफी संघर्ष करता है, लेकिन करप्ट लोगों की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब गेम यूं ही चलता रहता है और 2 खिलाड़ी के -10 पॉइंट्स हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर गिरता है गरम गरम तेल और वो मर जाते हैं। अब दोनों के जाने के बाद 2 नए नियम जोड़ दिए जाते हैं। पहला है, अगर 2 से ज्यादा लोग एक ही नंबर चुनते हैं तो वो इनवैलिड होगा और हर एक का 1 पॉइंट कटेगा। और दूसरा ये है कि अब से जो हर राउंड में हारेगा उसके 2 पॉइंट्स कटेंगे। तो अगला राउंड स्टार्ट होता है और तीनों बच्चे खिलाड़ी 0 ही चुनते हैं। अब क्योंकि तीनों का सेम नंबर है तो सभी का 1 पॉइंट कटता है। अब स्कोर ये है और इस बार हुडी -9 पे पहुंच गया है और अगर इस बार वो हारा तो मारा जाएगा, इसलिए उसको सोच समझकर जवाब देना होगा। लेकिन अगले राउंड में हुडी जीतता है और बाकी बचे दोनों के 2 पॉइंट्स काट दिए जाते हैं और इस बार इस लेडी के -10 पॉइंट्स हो जाते हैं। वैसे इस लेडी को हराने के लिए तो हुडी ने अलग ही लॉजिक लगाया। खैर अगर मैं लॉजिक बताने लग गया तो आप कहोगे ये पागल ही हो गया है, इसलिए रहने देते हैं। लेडी के ऊपर भी गर्म तेल गिर जाता है और लेडी के मरने के बाद एक और नियम जोड़ दिया जाता है। वो ये है कि अगर एक खिलाड़ी 0 चुनता है और दूसरा खिलाड़ी 100 तो 100 चुनने वाले को विनर घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों अब ये गेम और भी रोमांचक हो जाता है। हुडी के हैं -9 और कुजुरियो के हैं -7। अब क्योंकि बादशाह कुजुरियो अपने पास्ट में लोगों की जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाया था, वो हमेशा ही ऐसे किसी को तलाश कर रहा था जो गरीबों की जान बचाए, लेकिन उसको कोई ऐसा नहीं मिला। इसीलिए अगले राउंड से पहले वो हुडी से कुछ पूछता है। कहता है, अगर तुम्हारे पास 10 लाख वैक्सीन के डोजेस होंगे और दुनिया में महामारी हो तो तुम किन 10 लाख लोगों को वो वैक्सीन दोगे? हुडी भी कह देता है कि मैं पहले गरीब और अनाथ लोगों को ही बचाऊंगा। और इस बात से कुजुरियो बड़ा इंप्रेस हो जाता है। कुजुरियो हमेशा इक्वलिटी चाहता है। अब अगले राउंड के लिए हुडी खुद ही कह देता है कि मैं 100 चुन रहा हूँ, मेरी जान की कीमत है या नहीं ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। कुजुरियो भी अपने और खेले गए गेम्स को याद करता है और उसे रियलाइज होता है कि दूसरे की हेल्प करना ही जीने का बेहतरीन तरीका है और फिर अपनी परवाह किए बिना वो 0 दबा देता है और हुडी ये राउंड जीत जाता है। अगले राउंड में भी हुडी 100 चुनता है और कुजुरियो फिर से 0 चुनता है और दोबारा हुडी को जिता देता है। अब दोनों की -9 पॉइंट्स हैं, लेकिन आखिरी राउंड में भी हुडी अपना टैब खुद ही दिखा देता है कि मैं 100 चुन रहा हूँ और कह देता है कि अगर तुम 1 चुनते हो तो तुम जीत जाओगे। लेकिन कुजुरियो फिर अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें वो एक लड़की से पूछता है, तुमने खुद की जान देकर विच बनने की मांग क्यों की? तुम्हारी वजह क्या है? वो कहती है, मेरे उसूल ही मेरी वजह है और मैं मानती हूँ कि लोगों का दिल बहुत ही खूबसूरत होता है, उनकी जान बहुत ही कीमती है और वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे मरना ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट को दिखाते हैं। कुजुरियो कहता है कि मैं नहीं जानता कि एक जान की कीमत क्या होती है, लेकिन एक फैसला तो मैं ले ही सकता हूँ और वो 0 दबा देता है और इस तरह हुडी जीत जाता है। और अब कुजुरियो कहता है कि आखिरकार मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ। फिर उसके ऊपर भी गर्म तेल गिरता है और वो खत्म और इस तरह ईंट का बादशाह भी खत्म हो जाता है। अब दिखाते हैं कि कुनी और अन एक और कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरे खिलाड़ी दूसरा कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्ड गेम चल रहे होते हैं। कुनी और आन अपने गेम को जीतकर बाहर आते हैं और अब सिर्फ 2 ही कार्ड बचे हैं, हुकुम का बादशाह और दिल की बेगम। अब अरिजी को दिखाते हैं तो उसे गन और कुछ गोली मिलती है। तभी वहाँ पर हुडी भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी निरागी पता नहीं कहाँ से आ जाता है और हुडी पर गोली चलाता है, पर वो गोली इस तरीके से चलाता है कि उसकी जान न जाए। निरागी आके कहता है कि हम तीनों एक जैसे ही हैं, क्यों ना हम तीनों के बीच एक खेल हो जाए। निरागी हुडी को भी गन देता है और हुडी भी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब तीनों को एक दूसरे को मारना है, लेकिन अरिजू अनकंफर्टेबल फील करता है, वो हुडी को नहीं मारना चाहता। इसी बीच उसागी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर निरागी उसागी पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन वो बच जाती है। निरागी कहता है कि अगर मैं इस उसागी को मार दूं तो हम तीनों आराम से खेल खेल सकते हैं। लेकिन जैसे निरागी उसागी पर बंदूक मारता है, अरिजू भी निरागी को शूट कर देता है, लेकिन जो गोली निरागी ने चलाई थी उसको हुडी अपने पे ले लेता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। निरागी भी पूरी तरह से नहीं मरता,
तभी ऊपर से हुकुम के बादशाह का प्लेन आता हुआ दिखता है, यानी कि वो भी बस आता ही होगा। वहाँ पर और भी प्लेयर्स भाग कर आ जाते हैं, उनमें कुनी और आन भी होते हैं और अब ये सभी फ्रेंड्स एक और बार मिल जाते हैं। हुकुम का बादशाह सभी को गोलियों की बौछार करते हुए मारता हुआ आता है। ये सभी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। बादशाह एक बार तो आन पर गोली मारने वाला होता है, पर तभी कुनी गाड़ी के साइड मिरर पर लात मारती है और वो सीधे जाके बादशाह पर लगता है और इस तरीके से आन को बचने का मौका मिल जाता है। तभी एक प्लेयर बादशाह को गाड़ी से उड़ा देता है और सभी सोचते हैं कि वो मर गया, क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट भी होता है। लेकिन बादशाह को कुछ भी नहीं होता। अब वो अपना मास्क निकालता है तो बड़ा ही डेंजर लगता है और इसी बीच हेया भी धनुष लेके वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अगुनी भी पहुंच जाता है। अब सभी बादशाह को हराने का एक प्लान बनाते हैं। हुडी ने कुनी को एक बम दिया था, लेकिन वो कुछ खास बम नहीं है, उन्हें बड़े धमाके के लिए गैस चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि बगल में ही एक ड्रग स्टोर है, अगर वहाँ पर बादशाह को ले जाया जाए और इस बम को वहाँ पर फोड़ दिया जाए तो उसको मारा जा सकता है। फिर प्लान के मुताबिक अरिजू ड्रग स्टोर में पहुंच जाता है और वहाँ पर गैसेस स्प्रे करने लगता है। इसी बीच बाहर ये सभी बादशाह को मारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो हेया और आन को बुरी तरह से मार देता है। फिर अगुनी और बादशाह के बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अगुनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कुनी भी अगुनी को बचाने के लिए आती है, लेकिन बादशाह कुनी के पेट में चाकू घूम देता है। उसागी के पाँव में भी वो चाकू से मार देता है। अगुनी भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सभी जमीन पर तड़प रहे होते हैं। तभी पीछे से अरिजू बादशाह पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर लगती नहीं है। अब वो अरिजू के पीछे जाने लगता है। अरिजू सीधे गैस वाले कमरे में जाता है और बॉम्ब को हाथ में ले बादशाह के गेट खोलने का इंतजार करता है। पहले तो बादशाह गेट खोलने वाला होता है, लेकिन फिर नहीं खोलता। इसी बीच अगुनी बादशाह को धक्का देते हुए दरवाजे के अंदर धकेल देता है। फिर जल्दी से अरिजू और अगुनी बाहर कूदते हैं और इसी दौरान वो बॉम्ब पर गोली भी चला देते हैं और एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें बादशाह खतरनाक तरीके से घायल हो जाता है। ये दोनों भी थोड़े घायल हो जाते हैं। फिर अगुनी अरिजू से कहता है तुम फाइनल गेम के लिए जाओ। वो सीधे उसागी के पास जाता है और दोनों फिर फाइनल गेम खेलने चले जाते हैं। लेकिन बादशाह अभी भी नहीं मरा है, पर इस बार वो खुद गन अगुनी को देता है और कहता है मुझे मार दो। वो भी उसको मार देता है। इस तरह हुकुम का बादशाह भी खत्म और अब सिर्फ बचा है दिल की बेगम। आखिरी गेम का नाम होता है कॉर्के गेम। मैंने तो ये गेम पहली बार सुना और पता नहीं इसको कैसे खेलना है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन बात है कि इस गेम को आधा नहीं छोड़ना है, मतलब आखिरी राउंड तक खेलना है और इसके हैं 3 राउंड। अब गेम्स के रूल को समझाने का तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस गेम में हार या जीत नहीं देखी जाएगी। बस ये देखा जाएगा कि अरिजू तीसरे राउंड तक खेल पाता है या नहीं, मतलब गेम बीच में नहीं छोड़ना है बस। तो अब गेम शुरू होता है। तो पहला राउंड तो बेगम जीत जाती है, लेकिन दूसरे राउंड में वो बस टाइम वेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसे तो कैसे भी करके अरिजू का इंटरेस्ट गेम से निकालना है। वो बॉल से बेवजह इधर उधर मारती रहती है। जैसे तैसे करके दूसरा राउंड अरिजू जीत जाता है, लेकिन तीसरे राउंड से पहले बेगम कहती है हमें चाय पीनी चाहिए। इस गेम के एटिकेट में चाय पीना भी है। चाय पीते पीते अरिजू उससे पूछता है कि क्या इस गेम के बाद हम अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे या नहीं। तो बेगम उसे भ्रमित करने के लिए अलग अलग थ्योरीज बताने लगती है। कभी कहती है कि तुम सभी खिलाड़ी गहरी नींद में हो और तुम वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में गेम खेल रहे हो। कभी कहती है कि असल में न्यूक्लियर वॉर की वजह से धरती तबाह हो गई है और जो अमीर लोग बचे हैं वो धरती के नीचे हैं और ऊपर जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो उनको गेम खिला रहे हैं और उन पर पैसा भी लगा रहे हैं कि ये जीतेगा वो हारेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो बस अरिजू को परेशान कर रही है ताकि वो जल्दी गेम खेलना छोड़ दे। वो आगे कहती है कि ये जो तुम देख रहे हो ये एक भ्रम है। मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। अब अरिजू सीधे हॉस्पिटल के रूम में है और बेगम डॉक्टर की ड्रेस में। वो कहती है मैं तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें याद है जब तुम और तुम्हारे दोनों दोस्त सड़क क्रॉस कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तभी से तुम सदमे में चले गए और तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके बगल के रूम में उसागी भी होती है। लेकिन दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। वैसे ये सब कुछ बेगम की वजह से ही हो रहा है। उसने अरिजू के दिमाग को भ्रमित कर दिया है और अरिजू ये सब कुछ अपने दिमाग में सोच रहा है। बेगम अरिजू को दवाई खाने के लिए कहती है जिससे शायद वो इस गेम को पूरा न कर पाए। तभी उसागी उसको रोकती है और अपना हाथ ही काट देती है। वैसे तो हमें लग रहा है कि उसागी इसी कमरे में है, लेकिन वो गेम की जगह में ही है और अरिजू भी वहीं पर है और गेम की जगह में उसागी ने अरिजू को नीचे गिराया होता है, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ तो अरिजू के दिमाग में चल रहा है। फिर उसागी को देखकर अरिजू का दिमाग काम करने लग जाता है और वो होश में आता है। अब उसका दिमाग भी इस गेम की जगह में आ गया है। उसागी ने सच में ही अपना हाथ काट दिया था। फिर वो तीसरा राउंड भी खेलते हैं जो रात तक चलता है। आखिर में बेगम जीत जाती है, लेकिन इस गेम में हार जीत नहीं देखी जानी थी, बल्कि ये देखा जाना था कि प्लेयर ने पूरे 3 राउंड खेले हैं कि नहीं। और इस तरह डायरेक्टली जीत अरिजू की होती है और इस तरह गेम भी खत्म हो जाता है। तभी ऊपर से लेजर लाइट आती है और बेगम खत्म।
चारों तरफ पटाखे फटते हैं, लगता है दिवाली चल रही है। अब हर खिलाड़ी को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपको इस देश का परमानेंट सिटीजन बनना है या नहीं। सबसे पहले अकुनी कहता है मुझे मंजूर नहीं, फिर हेया भी कहती है मुझे भी मंजूर नहीं, कुमी भी ना कहती है, तो आन भी ना कहती है। सिर्फ ब्लैक मैन और ब्लू शर्ट वाला आदमी ही हाँ कहते हैं कि हाँ हमें यहीं रहना है। हुडी भी कहता है कि मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारी मर्जी जो तुम दे दो। निरागी भी कहता है नहीं। अरिज़ु और उसागी भी ना कहते हैं। तो दोस्तों अब आप भी तैयार हो जाइए क्लाइमेक्स देखने के लिए। तो सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ से ये गेम की दुनिया शुरू हुई थी। हम अरिज़ु, छोटा और करीबो को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर हुडी, अगुनी, आन, कुमी, ताता सभी होते हैं। अरिज़ु, करोबे और छोटा अंदर जाते हैं। तभी आसमान से कोई रॉकेट जैसी चीज उड़ती हुई आती है। सभी उसकी फोटो ले रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये कुछ नई चीज है और तभी एक भयानक धमाका होता है जो ऐसे लगता है जैसे कि परमाणु बम गिर गया हो। अब कुछ समय बाद दिखाते हैं तो अरिज़ु घायल है। सभी जगह बचाव दल की टीम आ रखी है, चारों तरफ एम्बुलेंस आ रखी है। सभी उन दबे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। न्यूज में बताते हैं कि टोक्यो में उल्कापिंड गिरा था, जिसकी वजह से पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है और पहचाने जा चुके लोगों में अरिज़ु, उसागी, हुडी, अगुनी, तता, हेया, कुनी मतलब ये सभी होते हैं। अब अरिज़ु को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो कहता है कि करोबे और छोटा दोनों मर गए, मैं ही कैसे बचा। वहाँ पर उसका भाई भी होता है जो कहता है कि तुम्हारी 1 मिनट के लिए धड़कन बंद हो चुकी थी, पूरे 1 मिनट तक तुम जिंदगी और मौत के बीच थे। लेकिन अब अरिज़ु कहता है कि 1 मिनट, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं काफी दूर बहुत टाइम से किसी जगह में रह रहा हूँ। हुडी को दिखाते हैं तो वो भी कहता है कि हमारा 1 मिनट तक दिल काम नहीं कर रहा था। हुडी के बगल में निरागी भी होता है। यानी कि दोस्तों पूरे 2 सीजन इन्होंने जो गेम्स खेले हैं वो इसी 1 मिनट के अंदर हुआ है। वाह, खैर मुझे तो यही लग रहा है। इनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। अब हेया को दिखाते हैं। अगुनी भी एक रूप में होता है। वहाँ पर भी डॉक्टर वही बातें कर रहे होते हैं कि 1 मिनट तक बिना धड़कन के जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। कुनी को दिखाते हैं तो उसका भी ऑपरेशन चल रहा होता है और फिर उसको जब होश आता है तो वो अपने माँ से मिलती है। अरिज़ु उसागी से मिलता है, लेकिन दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो, क्योंकि वो रियल में नहीं मिले थे। फिर भी दोनों कहते हैं कि हाँ लगता तो है जैसे हम पहले कहीं मिले हैं, पर पता नहीं कहाँ मिले हैं। फिर दोनों बाहर वॉक पर जाते हैं और आखिरी सीन में हमें ताश के पत्तों को उड़ता हुआ दिखाते हैं और आखिर में बचता है जोकर। दोस्तों अब फिल्म मेकर्स ने इस जोकर को आखिर में क्यों दिखाया, वो क्या कहना चाहते होंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।